मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम मार्शल वर्ल्ड है। अध्याय 371 से 380। अगला कौन है? क्या यह उन सभी के लिए एक निर्लज चुनौती नहीं थी? ये तो सचमुच चेहरे पर एक नंगा तमाचा था। जैसे ही लिन मिंग ने ये शब्द चिल्लाए, पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों के चेहरे नीले पड़ने लगे। क्या ये लड़का कोई अजेय लौह पुरुष था? वह लगातार 3 मैचों में शामिल था और तीनों में जीत हासिल की थी। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी पिछले से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन लिन मिंग ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाया कि वह कमजोर हो रहा था। बहुत घमंडी, वह बहुत ज्यादा घमंडी है। इतना बकवास घमंडी। एक डीप अर्थ सेक्ट का शिष्य लाल हो गया। उसे अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए लगातार 2 अपशब्दों का प्रयोग करना पड़ा। इससे मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर हमारे मुख्य शिष्य मंच पर क्यों नहीं जा रहे हैं? बाओ अक्सुआन, हुओरुयान, झान युनजियान या उनमें से कोई भी इस बच्चे को उसके अपने शब्द वापस लेने पर मजबूर कर सकता है। जैसे ही वे ऊपर जाएंगे, वह पराजित हो जाएगा। तुम बेवकूफ हो। एक बार जब मुख्य शिष्य ऊपर चले जाएंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि म्यू डिंगशान और म्यू शियाओकिंग क्या करने वाले हैं? एक बार ऐसा हो जाने पर, जब मुख्य शिष्य एक दूसरे से लड़ेंगे, तो क्या वह छोटा बदमाश नीचे जाकर आराम नहीं कर सकेगा? हमें उसे कड़ी टक्कर देते हुए परास्त करना पड़ा है, लेकिन यदि हम अपने सारे प्रयास व्यर्थ कर दें और शून्य से पुनः शुरुआत करें, तो हमारा क्या होगा? अरे, ये पिता ऊपर जाकर इस बदमाश के घमंडी रवैये को बर्बाद करने वाला है। एक शिष्य खड़ा हुआ, लेकिन उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने उसे तुरंत नीचे खींच लिया। मूर्ख मत बनो। आपकी ताकत शीर्ष 5 प्रत्यक्ष शिष्यों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप ऊपर जाते हैं, तो आप उसे अपनी क्षमता दिखाने के और अधिक अवसर दे रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उसकी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक है कि वह 3 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी ठीक रह सके। क्या वह सोचता है कि वह लोहे या किसी चीज से बना है? अगर मैं जीत भी न सकूं, तो भी मैं उसकी ताकत बर्बाद कर दूंगा। जब 6 महान संप्रदाय आपस में बहस कर रहे थे, तो वे उस अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सके जो उनके सामने थी। वह ये कि लिन मिंग की सहनशक्ति भयानक से भी परे थी। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक युद्ध के बाद सच्चा सार ग्रहण किया था, फिर भी सेवन की यह धीमी दर इतनी अधिक थी कि किसी का भी खून खौल उठता था। इससे पूरी तरह से एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है जो किसी को भी निराश कर देती है। 5 पूर्ण सांसों के समय में वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जो मंच पर प्रवेश करने का साहस कर सका। चू यूनफेई, जो स्टॉर्म वैली के प्रत्यक्ष शिष्यों में चौथे स्थान पर था, के पराजित होने के बाद झान युनजियान के अलावा केवल 2 लोग ही थे जो उससे ऊपर रैंक करते थे। इस प्रकार भले ही दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्यक्ष शिष्य लिन मिंग की चुनौती का सामना करने गया, तब भी वह सुरक्षित नहीं हो सकता था। युद्ध में लिन मिंग निस्संदेह हार जाएगा। यहां तक कि एक संत रैंक की प्रतिभा भी दर्जनों हाउटियन मास्टर्स के माध्यम से कायम नहीं रह पाएगी। लेकिन मुद्दे की मूल बात यह थी कि तोप का चारा कौन होगा। 6 महान प्रत्यक्ष शिष्यों में से कोई भी ऐसा अस्तित्व था जो जियांग बाओयुन से कहीं अधिक उत्कृष्ट था। उनके अहंकार की कल्पना की जा सकती थी। वे ऐसे चरित्र थे जो अपनी छवि और गौरव को अन्य सभी चीजों से ऊपर मानते थे। भले ही यह युद्ध एक शर्मनाक मामला था, फिर भी हर कोई चाहता था कि वह आखिरी व्यक्ति बने जो लिन मिंग को हराने और प्रसिद्धि पाने में सक्षम हो। यह अहंकारी और घमंडी शिष्य स्वयं को दूसरों के लिए तोप का चारा बनने की स्थिति में कैसे रख सकते थे? कोई जल्दी करो और ऊपर जाओ। उस बच्चे ने अभी कुछ दवाई ली है, वह ठीक हो रहा है। 10 सांसों के बाद पंचतत्व क्षेत्र के कुछ शिष्य हरे होने लगे थे। दरअसल उन्हें यहाँ मात्र 16 साल के एक लड़के ने चुनौती दी थी और रोककर उनके साथ बुरा भला कहा था, लेकिन फिर भी किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। ये कैसी स्थिति थी? विशेषकर इस समय दिव्य फीनिक्स द्वीप के नव परिवर्तित लिनमैनियाक्स ने कर्कश स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़े भाई लिन, वह मेरा लड़का है। बड़े भाई लिन, आप कमाल हैं। बड़े भाई लिन एक सच्चे इंसान हैं, एक ऐसे इंसान जिनका मांस और खून लोहे जैसा है। लिन मिंग, आप ये कर सकते हैं, हमें विश्वास है। लिन मिंग, तुम सेक्सी जानवर हो। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य गर्वित और प्रसन्न थे। इससे पहले उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी गई थी और वे पहले से ही इससे निपटने में असमर्थ थे। लेकिन अब जब लिन मिंग ने पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों को युद्ध के लिए चुनौती दी थी, तो किसी ने भी सामने आने की हिम्मत नहीं की। दुनिया में इससे बेहतर कोई एहसास नहीं था। बेशक यान फुहोंग जैसे कुछ शिष्य थे जिनका रंग रूप लगातार बदसूरत होता जा रहा था। उनके चेहरे पहले ही जितना डूब सकते थे, डूब चुके थे। यान फुहोंग भयभीत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में ऐसे असामान्य लड़के के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। अगर लिन मिंग को कभी पता चल गया, यान फुहोंग ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि क्या होगा। संभावनाओं ने ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। दिव्य फीनिक्स द्वीप के कई शिष्य अपनी कुर्सियों पर चढ़ गए थे, कुछ ने अपने कपड़े उतारकर लहराए थे। ये तो पागलपन का पुनरुत्थान था। ये जानना आवश्यक था कि दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य हमेशा ही घमंडी और अहंकारी व्यक्ति थे, जो स्वयं को बहुत ऊंचा समझते थे। विशेषकर मुख्य शिष्य, वे स्वर्ग के सभी चुने हुए लोगों में से स्वर्ग के चुने हुए थे। पुरुषों को अपनी छवि की अधिक चिंता थी, महिलाओं को तो और भी कम। दिव्य फीनिक्स द्वीप की किसी भी यादृच्छिक महिला शिष्या का दर्जा पहले से ही किसी देश की राजकुमारी से सैकड़ों गुना बेहतर था। लेकिन अब इन युवा मोहित लड़कियों ने सभी संयम खो दिए थे और किसी भी गर्व को नजरअंदाज कर दिया था। वे अपने गले को फाड़कर चिल्ला रही थीं और रो रही थीं। दिव्य फीनिक्स द्वीप में कई महिला शिष्य थीं। जब ये युवा लिनमैनियाक्स रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और चीख रहे थे, तो कुछ अन्य महिला शिष्याएं भी लाल हो गईं। ये महिलाएं बस सेक्स पागल जानवरों में तब्दील हो रही थीं।
पंचतत्व क्षेत्र के अनुयायी इसकी अनुमति कैसे दे सकते थे? प्रकृति में नर पशुओं के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक अपमान यह था कि कई अन्य सुंदर मादा पशुओं को कोई अन्य नर पशु ले जाए तथा वे अपना सिर भी नहीं उठा सकें। यद्यपि मनुष्य प्रायः अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिकता का बखान करते थे, परंतु इस प्रकार का पशु स्वभाव उनकी हड्डियों में समाया हुआ था। ये सबसे बुनियादी प्रवृत्तियां थीं जिन्हें दबाना असंभव था। पंचतत्व क्षेत्र के शिष्य इतना बड़ा दबाव सहन करने में असमर्थ थे। एक हताश नीले कपड़े पहने युवक खड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक शांत भाव था, जैसे कोई आत्मा मृत्यु के किनारे पर चलने से नहीं डरती हो। वह दृढ़ संकल्प के साथ मंच पर आए, तोप का गोला बनने की तैयारी की और पंचतत्व क्षेत्र के लिए बहादुरी से मौत का सामना किया तथा एक वीर शहीद बन गए। इस आत्म बलिदान से उसके आसपास के लोगों में तुरंत प्रशंसा और सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो गई। नीले कपड़े पहने युवक के मन में एक विचार गूंज रहा था। वह ये था कि वह मर सकता है, लेकिन वह घुटनों के बल नहीं मरेगा, तथा ऐसी ही अन्य बातें। सम्मान, प्रसिद्धि और न्याय के लिए अपने जीवन का बलिदान करना और शहीद के रूप में मरना यह एक योग्य मृत्यु थी। लिन पूरी तरह से अवाक रह गया जब उसने इस बेवकूफ को खड़ा देखा। उसने इस युद्ध में इसलिए भाग लिया था क्योंकि वह म्यू युहुआन का कर्ज चुकाना चाहता था और साथ ही खुद को उसकी सीमा तक मजबूर करना चाहता था तथा इस अवसर का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता था। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आया था वह केवल अपना समय बर्बाद कर रहा था। उनकी साधना हाउटियन क्षेत्र तक भी नहीं थी। हालांकि सौभाग्य से स्टॉर्म वैली का एक प्रत्यक्ष अनुयायी अंततः ऐसा दुखद दृश्य देखने में असमर्थ था और खड़ा हो गया। वह स्टॉर्म वैली के तीसरे स्थान के शिष्य झान हो थे। वह चू यूनफेई से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन लिन मिंग जैसे व्यक्ति के सामने उसे खुद पर अधिक भरोसा नहीं था। भाई, हम में से किसे ऊपर जाना चाहिए? शीर्ष मार्शल कलाकार ने झान हो को खड़े देखा और उससे पूछा। उसका दिल कांप रहा था। जब वह मंच पर आए तो अंततः उन्हें दबाव का एहसास हुआ। यह उस वीरतापूर्ण आत्मा बलिदान से बिल्कुल भिन्न भावना थी जो पहले उसके मन में छाई हुई थी। इस दबाव से वह बहुत घबरा गया और जब उसने दोनों तरफ से जयकारे सुने तो उसे लगा कि यह दबाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। जैसे ही उसने लिन मिंग का सामना किया, जो मंच पर शांत और सीधा खड़ा था, यह दबाव एक विशाल दमनकारी भावना में बदल गया, एक कुचलने वाला आभामंडल जिसे वह सहन नहीं कर सका। अंततः उसे समझ में आ गया कि यद्यपि वहां दर्जनों हाउटियन राज्य के शिष्य थे, फिर भी कोई भी पूरे 10 सासों तक ऊपर नहीं गया था। सभी स्वर्गीय प्रतिभाओं और रिवॉल्विंग कोर एल्डर्स की इस लड़ाई को देखने के साथ सफल होने के दबाव की कल्पना की जा सकती है। ऐसे दबाव में प्रत्येक व्यक्ति को मंच पर चलते समय सावधानी बरतनी पड़ी। झान हो ने इस नीले कपड़े पहने मूर्ख को देखा और आह भरी। उन्होंने एक सच्चा सार ध्वनि संदेश भेजा, वापस जाओ। जब आप उससे लड़ेंगे तो वह उससे अधिक ऊर्जा अर्जित कर लेगा जितनी आप उसे खर्च करने के लिए कह सकते हैं। नीले कपड़े पहने युवक का रंग हरा हो गया। जिस समय वह निश्चित नहीं था कि क्या करना है, झान हो मंच पर आ गया था। स्टॉर्म वैली के झान हो, कृपया सलाह दें। झान हो ने अपना हथियार निकाला, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह हथियार वास्तव में एक कोड़ा था। भाले की तुलना में कोड़े का प्रयोग करना अधिक कठिन था। झान हो का कोड़ा मुड़े हुए पशु की नसों से बना हुआ प्रतीत होता था। चाबुक की सतह विभिन्न प्रकार की नुकीली धातु की आकृतियों से सुसज्जित थी, जिनमें से प्रत्येक के किनारे और कोने तीखे थे। यदि किसी को सचमुच इस कोड़े से मारा जाए तो उसका मांस क्षत विक्षत हो जाएगा। ये कोड़ा बहुत लंबा था, लगभग 50 फीट का। नियंत्रण की दृष्टि से भी इसे लहराना बहुत कठिन था। लिन मिंग ने लापरवाही से अपना भाला लहराया और भाले की नोक से फर्श पर एक अर्धचंद्राकार आकृति बना दी। आगे बढ़ो। झान हो के होंठ मुड़ गए, जिसमें एक धूर्त मुस्कुराहट और ताना भी झलक रहा था। लिन मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, यह आदमी क्या योजना बना रहा था? बेटा, इसे अपना दुर्भाग्य समझो कि तुम मुझसे मिले। जैसे ही झान हो ने बात की, उसने अपने घुटने मोड़े और फिर अचानक ऊपर की ओर छलांग लगा दी। वह उछल पड़ा। झान हो ने 100 फीट से अधिक ऊंचाई से छलांग लगाई और फिर उसकी चढ़ने की गति धीमी होने लगी। जब वह अंततः उस बिंदु पर पहुंचा जहां उसे वापस गिर जाना चाहिए था, तो एक अप्रत्याशित घटना घटी। झान हो ने दोनों बाहें फैला दी, उसके चारों ओर के कपड़े हवा में लहराने लगे। जब वह बीच हवा में रुका, वह तैर रहा है। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। स्टॉर्म वैली के अलावा अन्य पंचतत्व क्षेत्र संप्रदायों के शिष्य भी स्तब्ध रह गए। यहां तक कि दिव्य फीनिक्स द्वीप के कुछ बुजुर्गों के हाव भाव में भी थोड़ा परिवर्तन आया। ओह, यह आदमी काफी दिलचस्प है। स्टॉर्म वैली वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जन्म देती है जिन्हें पवन की अवधारणा की अद्भुत समझ होती है। झान हो भी 4 वीर तूफान प्रतिभाओं में से एक है। अवधारणा की यह अजीब समझ चू यूनफेई से अधिक खराब नहीं है। स्टॉर्म वैली का 1000 वर्षों का संचित ज्ञान वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। हाँ, संप्रदाय की विरासत एक बात है, लेकिन इस झान हो लड़के की धारणा भी बहुत अच्छी है। इस प्रकार की उड़ान तकनीक ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी स्टॉर्म वैली का शिष्य सीख सके। इसे समझना अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण कौशल है। युवा पीढ़ी में केवल झान हो ने ही इस अवधारणा के उपयोग को समझा है। लिन मिंग के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। उड़ान तकनीक। उसने झान यू को हवा में झूलते हुए देखा। समय समय पर उसके चारों ओर हवा की एक छोटी धारा बनती रहती थी। यह उस अस्थिर वायु मूल ऊर्जा का संकेत था जिसे वह नियंत्रित करता था। यदि इस तकनीक की तुलना गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉर्ड से की जाए जिसे लिन मिंग ने विकसित किया था, तो इसका मुकाबला मूल्य शून्य था। इसे केवल अत्यंत घटिया और बेकार तकनीक ही कहा जा सकता है। हालांकि लिन मिंग एक बात समझने में सक्षम था। जियानटियन क्षेत्र से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए उड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉर्ड का रहस्य इसलिए छिपाया था क्योंकि उन्हें डर था कि यह साधना पद्धति बहुत चौंकाने वाली होगी और आपदा को जन्म देगी।
हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य आशीर्वाद प्राप्त दुर्लभ प्रतिभावान व्यक्ति जो अच्छी समझ रखता हो पवन की अवधारणा से उड़ान तकनीक को समझने में सक्षम होगा। अब उसे यह बात छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही कुछ रहस्यों का खुलासा कर दिया था जिसके कारण अन्य लोगों को यह विश्वास हो गया था कि उसकी धारणा बहुत ही भयानक है। यदि उन्होंने पवन की अवधारणा के बारे में अपनी समझ प्रकट भी कर दी तो भी ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, किसी को भी कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है तो मध्य हवा में अचानक दिशा बदलना संभव है। यदि इस कौशल का प्रयोग युद्ध में किया जाए तो इससे बचाव करना बहुत कठिन होगा। इस समय झान हो पहले ही 200 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ चुका था। जमीन पर उसकी केवल एक हथेली के आकार की छाया बची थी। वह चालाकी से मुस्कुराया और फिर जोर से बोला, लिन मिंग, इस लड़ाई में अब मैं अजेय स्थिति में हूं। तुम मेरा क्या कर सकते हो? जान हो चतुर था। उसने महसूस किया कि वह लिन मिंग का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने हवा में तैरने के लिए अपनी उड़ान तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर वह आक्रमण करने के लिए अपने चाबुक की अधिक लंबाई का उपयोग कर सकता था। हवा में घुले उसके असली सार के साथ उसे लंबी दूरी के हमलों में लाभ होगा और वह धीरे धीरे लिन मिंग की ऊर्जा का उपभोग करेगा। इसके साथ यदि लड़ाई जारी रही, भले ही वह अंततः हार गया, उसने लिन मिंग की सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया होगा और उसके पास अब और लड़ने की क्षमता नहीं होगी। लिन मिंग को केवल निष्क्रिय रूप से ही उसके द्वारा हराया जा सकता था। यद्यपि एक मार्शल कलाकार 200 फीट ऊंची छलांग लगाने में सक्षम था, लेकिन जब तक वह ऐसा करता तब तक वह अपनी मारक शक्ति और वेग खो चुका होता था। उस समय जान हो को बस इतना करना था कि वह लिन मिंग के कूदने के रास्ते से दूर हट जाए और शांति से उसे चकमा दे। जान हो गर्व से 200 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। युद्ध कला कहती है कि जो लोग ऊंचे स्थान पर होते हैं वे भारी लाभ प्राप्त करते हैं। लिन मिंग, आप पहले ही हार चुके हैं। सच्चाई ये थी कि जान हो को उम्मीद थी कि लिन मिंग हवा में कूदकर उससे लड़ेगा। जियानटियन क्षेत्र से नीचे के किसी भी मार्शल कलाकार के लिए हवा में लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से उसके हमलों को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। उस समय लिन मिंग अपनी कूदने की सारी शक्ति खो देगा और अपने सबसे कमजोर बिंदु पर होगा। इसके अलावा वह किसी भी हमले से बच नहीं सकेगा और एक आसान लक्ष्य बन जाएगा। अगर लिन मिंग ने कूदने की हिम्मत की तो यह अपना चेहरा बाहर निकालने के समान था ताकि जान हो उसे थप्पड़ मार सके। ये वही था जो जान हो की इच्छा थी। क्या कमीना है? दिव्य फीनिक्स द्वीप के एक शिष्य ने खुले तौर पर उनकी निंदा की। कई अन्य शिष्य भी थे जो चाहते थे कि वे मेज पर रखे बर्तन और कटोरे उठाकर जान हो पर हवा में फेंक सकें। ये कितना घटिया और बेशर्म तरीका है। क्या आप इसी तरह लड़ते हैं? क्या आप पंचतत्व क्षेत्र के अनुयायी कछुए हैं या कुछ और? अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और लड़ो। इस व्यक्ति को चेहरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कितना बेशर्म। डिवाइन फीनिक्स द्वीप की युवा लड़कियों ने एक सरल निर्णय लिया। पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों का रूप भी कुरूप था, लेकिन जब उन्हें याद आया कि कैसे लिन मिंग कुछ देर पहले ही वहां खड़े होकर उन्हें चुनौती दे रहा था तो कुछ लोग शांत हो गए और कुछ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वे लिन मिंग के द्वारा अपमानित और बाधित नहीं होना चाहते थे। जब तक वे लिन मिंग को हरा सकते थे तब तक किसी भी अनैतिक और अपमानजनक कार्य की अनुमति दी जाएगी। जहां तक जान हो का प्रश्न है, उसने दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों के उपहास को अनसुना कर दिया। प्राचीन काल से ही प्रत्येक वास्तविक युद्ध में जब तक कोई रणनीति जीत जाती थी तब तक वही एकमात्र पैमाना होता था जो मायने रखता था। लिन मिंग, बस वहीं खड़े रहो और मुझसे पिटते रहो। मैं तुम्हें कोड़े मारकर मार डालूंगा। मेरे चाबुक पर ध्यान दो। जान हो चले गए। उसके पूरे शरीर में सच्चा सार जाग उठा और उसके चांदी के कोड़े के चारों ओर नीली रोशनी छा गई। एक तीखी आवाज हुई मानो कोड़े से आकाश दो टुकड़ों में फट गया हो। 50 फुट लंबा कोड़ा स्वाभाविक रूप से लिन मिंग तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन जान हो ने अपने हर हमले में पवन की अवधारणा को शामिल किया था। हवा में घुले हुए विपशेड्स के कारण यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। पापा पापा पा दर्जनों कोड़े जैसी आकृतियां नीचे की ओर गिर रही थीं। नीली रोशनी के साथ मिश्रित चांदी की धातु ने आकाश को चमका दिया था। नीली ऊर्जा की पतली रेखाएं आपस में मिल गईं और पूरे मंच की टाइलों को तेज चाकू की तरह काट डाला, जिससे गहरे निशान पड़ गए। लिन मिंग ने अपने शरीर को नीले सच्चे सार के साथ ढक लिया। यहां तक कि चलते हुए भी वह अभी भी कोड़े के प्रेत से कुछ सच्चे सार से प्रभावित था। वह तुरंत ही उन कोड़ों के भीतर एक हल्की बर्फीली ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो एक जहरीले सांप की तरह उसके शरीर में घुस गई थी। इस ऊर्जा में एक हल्की संक्षारक प्रकृति भी थी जो उसके शरीर के वास्तविक सार को पिघला रही थी। यद्यपि सच्चे ड्रैगन की शक्ति अनंत और अमर थी, फिर भी इसका प्रतिकार करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। लिन मिंग के कपड़ों में एक बड़ा छेद हो गया था। चाबुक में बर्फीली ऊर्जा है जो मेरे सुरक्षात्मक सच्चे सार को पार कर सकती है। ये कितना विचित्र हमला तरीका है। दुनिया सचमुच महान है। यहाँ बहुत सारे शानदार व्यक्ति मौजूद हैं। हवा में घुले हुए चाबुक प्रेतों के साथ कोई भी व्यक्ति हजारों चाबुक प्रेतों को एक साथ हमला करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ तक कि कोई भी अपनी इच्छानुसार हमले की दिशा भी बदल सकता है। ये सचमुच एक अद्भुत तकनीक थी। लिन मिंग इस तकनीक का अध्ययन करने और जान हो के साथ कुछ जानकारी हासिल करने में रुचि रखते थे, लेकिन अब तक उसने कुछ ज्यादा ही सच्चा सार ग्रहण कर लिया था। यदि वह वास्तव में जान हो के साथ एक लंबा मुकाबला करना चाहता था तो उसके पास एक बार सामने आने पर मुख्य शिष्य से लड़ने की क्षमता नहीं होती। यद्यपि एक प्रमुख शिष्य अहंकारी था और अपने अहंकार को बहुत महत्व देता था, फिर भी यदि वह जीतता रहा तो वे निश्चित रूप से उसे चुनौती देंगे। हाँ, लिन मिंग, क्या तुम केवल छिपने की योजना बना रहे हो? तुम सड़क पर घूम रहे चूहे की तरह हो जो इधर उधर मारा पीटा जा रहा है। अच्छा, चूंकि तुम छिपना चाहते हो तो मैं तुम्हारे कपड़ों को चिथड़ों में बदल दूंगा।
जब तुम अंततः नग्न हो जाओगी तो देखते हैं कि तुम कैसे छिपना जारी रखोगी। जान हो जानबूझकर लिन मिंग को नाराज कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों को यह दृष्टिकोण अपनाना बहुत पसंद था। लिन मिंग ने महसूस किया कि चूंकि जान हो हवा में था और अपनी उड़ान तकनीक को बनाए रखते हुए हमला भी कर रहा था, इसलिए उसका वास्तविक सार उपभोग उसकी तुलना में बहुत अधिक था। जान हो की योजना उसे क्रोधित करने की रही होगी ताकि वह स्वयं हवा में उछल जाए। यदि वह ऐसा करता तो जान हो को बहुत फायदा होता। इससे पहले कि कोई मार्शल कलाकार जियानेटियन क्षेत्र में पहुंचे, वे अनावश्यक छलांग को कम से कम कर देते थे ताकि उन पर निशाना साधे जाने का कोई अवसर न बचे। यह एक सामान्य ज्ञान वाला दृष्टिकोण था जिसे शक्ति प्रशिक्षण या विसरा प्रशिक्षण स्तर के मार्शल कलाकार भी जानते थे। जहां तक दर्जनों फीट ऊंची छलांग लगाने की बात है तो यह एक आत्मघाती हमला था जिसे केवल कोई मूर्ख ही करने की कोशिश करेगा। प्रारंभ में जब हो गोंग ने दक्षिणी जंगल के आसमान में लिन मिंग की हत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने लिन मिंग को आकाश में उलझा रखा था, तो उसके पास अपनी ताकत का लाभ उठाने के लिए कोई जगह नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि एक उच्च और शक्तिशाली अर्धचरण हाउटियन मास्टर को अल्टरिंग मसल साधना लिन मिंग द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। बेशक लिन मिंग इस नियम का अपवाद था, हवा ही उसका भव्य मंच थी। चूंकि तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाना चाहते हो तो जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लिन मिंग के होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए और उसने अपना लंबा भाला लहराया। उसके घुटने मुड़ गए और वह ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। झो ली को एहसास हुआ कि लिन मिंग क्या करने वाला था। उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर वह कूदेगा तो हार जाएगा। जान हो की दुष्ट लड़ाई शैली का सामना करते हुए उससे निपटने का एकमात्र तरीका उसके साथ ऊर्जा की खपत की तुलना करना था। चूंकि जान हो हवा में था, इसलिए उसका वास्तविक सार उपभोग लिन मिंग की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। एक बार जब जान हो का असली सार पूरी तरह से समाप्त हो गया तो ये लिन मिंग की जीत होगी। बेशक लिन मिंग भी सच्चे सार की एक समान मात्रा का उपभोग करेगा, लेकिन ये पराजित होने से बेहतर था। हवा में उछलना जान हो के घरेलू मैदान में कदम रखने के समान था। जब ऐसा हुआ तो लिन मिंग केवल निशाना बन गया। उसके पास जवाबी हमला करने के लिए कोई सहारा नहीं था। यदि वह बचाव या चकमा देने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया तो निस्संदेह वह हार जाएगा। मु युहुआंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वह लिन मिंग को बहुत कम समय से जानती थी, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि लिन मिंग कोई आवेगपूर्ण चरित्र नहीं था। वह साहसी तो था, लेकिन इतना साहसी नहीं कि वह अंधा हो जाए। अन्यथा उसके लिए थंडर क्रैश माउंटेन के भीतर बैंगनी फ्लड ड्रैगन दिव्य थंडर प्राप्त करना असंभव होता। तो फिर वह हवा में क्यों कूद रहा था? क्या उसके पास कोई बैकअप योजना थी? म्यू युहुआंग ने म्यू कियानयू की ओर देखा और देखा कि वह भी अनिश्चित दिख रही थी। वे अब और बात नहीं करते थे, बल्कि अपना पूरा ध्यान मैच पर केंद्रित रखते थे। पेंग, मंच की टाइलें जिन पर लिन मिंग ने कदम रखा फट गईं। लिन मिंग एक तीर की तरह आसमान में ऊपर की ओर उछला। हा, तुम मौत चाहते हो लड़के। जान हो ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कोड़े से वार किया। इस कोड़े से कोड़े की एक लहर उत्पन्न हुई जो चारों ओर से लिन मिंग पर आ गिरी। यह ऐसा था जैसे मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता उस पर टूट पड़ा हो। वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एक पल में लिन मिंग इस अपरिहार्य जाल में फंस जाएगा। लिन मिंग हार जाएगा। झान युनजियान की भौहें उठ गईं और उसने अपना सिर हिलाया। लिन मिंग जीतने के लिए बहुत उत्सुक था, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पंचतत्व क्षेत्र इस तरह से जीतेगा। फिर भी अंत में वे जीत गए। पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों की आंखें चमक उठीं। यह मूर्ख वास्तव में अपनी इच्छा से ही कूद पड़ा था और स्वयं पर हमला हो गया था। ऐसे सघन और भयावह हमले में फंसने पर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकता है, लेकिन ऐसे मैच में एक बार इस तरह से चोटिल हो जाना हारने के समान ही था। पंचतत्व क्षेत्र के शिष्य बहुत प्रसन्न थे। ये स्पष्ट आनंदपूर्ण अनुभूति उनके शब्दों और कार्यों में प्रकट हुई। तुम छोटे बच्चे, देखते हैं तुम फिर किसी को कैसे चुनौती देते हो। अब आप क्या करतब दिखाने वाले हैं? जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। जाओ मर जाओ, मूर्ख। इस समय लिन मिंग को यह नहीं पता था कि इन पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों ने मान लिया था कि वे जीत गए हैं और वे उसे कोस रहे थे। बेशक उस क्षण में ये श्राप केवल उनके दिलों में थे। इससे पहले कि वे आधी बात भी बोल पाते, लिन मिंग अंतहीन कोड़े वाले प्रेत से टकरा चुका था। सभी दिशाओं से सभी कोड़े के प्रेत एकत्रित हो गए। दर्शकों के दृष्टिकोण से वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि आकाश को ढकने वाले ये सभी भूत एक गुंबद का निर्माण कर रहे थे, और इस घातक गुंबद के केंद्र में लिन मिंग था। कोड़े के प्रेत का गुंबद खतरनाक दर से सिकुड़ने लगा। जहां तक लिन मिंग का सवाल है, वह बीच में भाग गया। लिन मिंग इस केंद्रित हमले का सामना करने ही वाला था। भले ही उसके शरीर में गाढ़ा सच्चा सत्व होता जो उसके शरीर की रक्षा करता, फिर भी उस पर अनेक हमले होते और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। जैसे ही सभी कोड़े एक बिंदु पर एकत्रित हुए, लिन मिंग अचानक नीचे गिर गया। उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच गई और जो कुछ बचा वह एक छवि मात्र रह गई। टकराना। एक भयंकर विस्फोट के साथ नीली हवा की धाराएं सभी दिशाओं में फैल गईं। लेकिन लिन मिंग एक तेज पक्षी की तरह था जो तूफान से उड़ गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, वह अविश्वसनीय गति से आगे की ओर चमका, एक अर्धचाप में हवा को पार करते हुए और इस विशाल विस्फोट को पार करते हुए। अपने लंबे भाले को हाथ में लेकर उसने पीछे से जान हो पर वार किया। इस समय जान हो विस्फोट से उत्पन्न शानदार इंद्रधनुषी ऊर्जा को देख रहा था। उसके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। उसने सोचा नहीं था कि वह इतनी आसानी से जीत जाएगा। ये लिन मिंग अंत में एक साधारण मूर्ख के अलावा कुछ नहीं था। यद्यपि वह बलवान था, फिर भी वह उकसावे को सहन नहीं कर सका और मरने के लिए एक मूर्ख की तरह उछल पड़ा।
लेकिन वह इस तरह के भयानक विस्फोट में तो नहीं मारा जाएगा, है ना? अगर वह सचमुच इस तरह मर गया होता तो यह मज़ेदार नहीं होता। ये सबसे अच्छा होगा कि वह पूरी तरह से अपंग हो जाए, या कम से कम उसकी कई मध्याह्न रेखाएं नष्ट हो जाएं। शायद वह खर्च करने के लिए कुछ सच्चे सार पत्थर भी जीत सके। जैसे ही जान हो ने सोचा कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और नीचे आने की तैयारी कर रहा है, उसने अचानक अपने पीछे एक भयावह अग्नि मूल ऊर्जा को महसूस किया। दहाड़ती हुई लौ की आवाज़ उसके कानों के पीछे तक पहुंची। जान हो ने पलटकर देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक लाल लाल फीनिक्स पक्षी उसकी ओर उड़ रहा था और उसका आकार बढ़ता जा रहा था। इससे उसकी दृष्टि का पूरा क्षेत्र पहले ही जलमग्न हो चुका था। लिनमिंग ने अपना लंबा भाला पकड़ रखा था। भाले की नोक उसकी ओर थी। भाला बादलों में नाच रहा था। आग की लपटें भड़क उठीं और आकाश तक पहुंच गईं। फीनिक्स पंख आकाश में चढ़ते टकराना। भीषण अग्नि विस्फोट से फीनिक्स पक्षी के रोने जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई, जो पूरे विश्व में गूंज उठी। जान हो का शरीर अचानक इस धधकती हुई लपट में घिर गया। जैसे ही अग्नि का विस्फोट हुआ, सच्चे सार की एक आघात तरंग बाहर निकल गई। जान हो एक मरी हुई मछली की तरह थी, जो सीधे आसमान से नीचे गिर रही थी। स्थिति बहुत तेजी से बदल गई थी। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। पंचतत्व क्षेत्र के कई अनुयायी जो गाली दे रहे थे और बुरी टिप्पणियां कर रहे थे, उनके शब्द अचानक ही गले में अटक गए। उनके चेहरों पर अहंकार और गर्व के भाव जम गए। उन पर अविश्वास का बादल छा गया। ये कैसे संभव था? अभी क्या हुआ? लिनमिंग की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा आग के विस्फोट की आड़ में केवल कुछ ही लोग लिनमिंग की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख पाए। उसने हवा में ही दिशा बदल ली थी। इतना ही नहीं, ये पूरी तरह से अचानक हुआ और ऐसा उसने 2 बार किया था। ऐसी चपलता और चतुर चाल पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। यहाँ तक कि वहां उपस्थित जियानटियन स्वामी भी आश्चर्यचकित हो गए। यद्यपि वे उड़ सकते थे, लेकिन हवा में उनकी चालें जमीन पर उनकी चालों से कमतर थीं। लेकिन लिनमिंग की गति और हवा में कोण बदलने की क्षमता के कारण उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। विशेषकर स्टॉर्म वैली के कई मास्टर्स। उन सभी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये बिल्कुल पवन की अवधारणा थी। लिनमिंग ने पवन की अवधारणा को कब समझा था? और यह स्टॉर्म वैली की पवन की अवधारणा से भी अधिक गहन और अद्भुत थी। इसकी तुलना में जो हो की उड़ान तकनीक एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं थी। उड़ान तकनीक एक संकल्पना की समझ का एक बहुत ही अनोखा उपयोग था। स्टॉर्म वैली का हर शिष्य इसे सीखने में सक्षम नहीं था। इसमें कौशल और समझ की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी और आमतौर पर एक पूरी पीढ़ी में केवल 1 या 2 लोग ही होते थे जो इसे समझने में सक्षम होते थे। जान हो की उड़ान तकनीक पहले से ही बहुत अच्छी मानी जाती थी। बात बस इतनी थी कि उसकी गति बहुत अधिक नहीं थी और उसके लिए जल्दबाजी करना असंभव था। युद्ध क्षमता के संदर्भ में इसका सबसे अच्छा उपयोग उसी तरीके से किया गया जैसा कि जान हो ने चालाक गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करते हुए प्रदर्शित किया था। लेकिन लिनमिंग की उड़ान तकनीक वास्तविक युद्ध में स्पष्ट रूप से उपयोगी थी। हवा में वह तेज और फुर्तीला था और उसने लगातार 3 बार दिशा बदली थी। कुछ ही समय में वह भयानक विस्फोट से पूरी तरह बचने में सफल हो गया तथा एक चाप में उड़ गया। इससे सभी के मन में एक गहरी छवि बन गई। ऐसी लचीली गति जमीन पर एक मार्शल कलाकार से ज्यादा कम नहीं थी। वह इतनी शक्तिशाली अवधारणा को समझने में कैसे कामयाब हुए? स्काईस्पिल कॉन्टिनेंट के ज्ञान के भीतर किसी अवधारणा जैसी चीज को केवल स्वयं ही महसूस किया जा सकता है, उसे अपनी व्यक्तिगत धारणा के आधार पर समझना होगा। यदि लिनमिंग एक वायुगुण मार्शल कलाकार होता और हर दिन वायु मूल ऊर्जा के संपर्क में रहता और वायुगुण साधना पद्धति का भी अभ्यास करता, तो हर कोई इसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन लिनमिंग एक दोहरे वज्र और अग्नि मार्शल कलाकार थे, तो फिर वह पवन की अवधारणा की इतनी उच्च स्तर की समझ कैसे हासिल कर पाए? यहाँ तक कि इसने स्टॉर्म वैली के शिष्यों को भी पीछे छोड़ दिया। स्टॉर्म वैली के लोग अत्यंत उदास दिख रहे थे। नीले वस्त्र पहने जिस बुजुर्ग ने उन्हें वहां तक पहुंचाया, उसके चेहरे पर दयनीय और हृदय विदारक भाव था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक सामान्य शतरंज खिलाड़ी है जिसका मुकाबला एक शतरंज मास्टर से हो रहा है। उसने सोचा था कि वह जीत गया है और अब सब कुछ उसके सामने ढह रहा था। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में स्टॉर्म वैली अपना स्वरूप पुनः कैसे प्राप्त कर सकेगी? आखिर ये लिनमिंग लड़का कहाँ से आया था? इतनी ऊंची धारणा वाला कोई व्यक्ति कैसे अस्तित्व में हो सकता है? दिव्य फीनिक्स द्वीप के सम्मान के स्थान पर म्यू युहुआन गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह अभी के दृश्य को आत्मसात कर रही थी। एक ही रात में वह फीनिक्स विंग्स असेंडिंग स्काई सीखने में सक्षम हो गए। वह कोई वायु विशेषता वाला मार्शल कलाकार नहीं था, फिर भी वह पवन की अवधारणा को समझने में सक्षम था। इतना ही नहीं, बल्कि पवन की अवधारणा में उनकी उपलब्धियां स्टॉर्म वैली के शिष्यों से भी आगे निकल गईं। लिनमिंग की धारणा पहले ही उसकी समझ के दायरे से पूरी तरह आगे निकल चुकी थी। म्यू युहुआंग वास्तव में विश्वास नहीं कर सका कि एक युवा व्यक्ति के पास इतनी भयानक स्तर की धारणा थी। लिनमिंग को कई भाग्यशाली अवसरों का अनुभव हुआ होगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी धारणा सचमुच उत्कृष्ट थी। इसमें उनका दिल, दिमाग, प्रतिभा, दृढ़ता, सब कुछ शामिल था। कुछ शब्दों में उनका वर्णन करते हुए मैं कहूंगा कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध के मार्ग पर चलते थे। क्या मैं एक अद्वितीय सम्राट के उदय का साक्षी बन रहा हूं? म्यू युहुआंग ने मन ही मन बुदबुदाया। वह सचमुच उत्साहित नहीं थी। इसके बजाय ये कहना बेहतर होगा कि वह परेशान थी। यदि लिनमिंग एक साधारण संत रैंक की प्रतिभा होती जो भविष्य में रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र में रुक जाती, तो म्यू युहुआंग अतुलनीय रूप से खुश होता। लेकिन अगर ऐसा कोई मौका था कि वह एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय सम्राट बन जाएगा, तो यह एक ऐसा परिणाम था जिसने उसे चिंतित कर दिया था। सर्वोच्च बुजुर्ग के जन्म के लिए भाग्य के संचय की आवश्यकता होती है। यह न केवल उस प्रतिभा की नियति है, बल्कि यह एक संप्रदाय की नियति भी है।
जब किसी संप्रदाय में ऐसा चरित्र जन्म लेता था तो वह बहुत कठिन प्रसव से भिन्न नहीं होता था। एक बच्चे को जन्म देने के लिए भाग्य में भारी बदलाव की आवश्यकता होगी। कुछ संप्रदाय शायद इसे सहन न कर पाएं। उनके लिए जब ऐसी राक्षसी धरती को हिला देने वाली प्रतिभा प्रकट हुई तो यह भाग्य नहीं था। इसके बजाय ये सभी आपदाओं में सबसे बड़ी आपदा थी। ये बात बेतुकी लग सकती है, लेकिन इतिहास पहले ही इस बिंदु की बार बार जांच कर चुका है। भावी अद्वितीय सम्राट प्रायः युवावस्था से ही असाधारण जीवन जीते थे। युवावस्था में वे विश्व में बड़े तूफान लाएंगे, युद्ध और विश्व परिवर्तनकारी घटनाएं भड़काएंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ संप्रदाय जो अपनी विरासत में अपर्याप्त थे अक्सर ऐसे तूफान में बिखर जाते थे। लेकिन चूंकि ये अद्वितीय सम्राट अक्सर अपने भाग्य से प्रभावित होते थे, इसलिए वे मौत के मुंह से बच निकलते थे और अद्वितीय सम्राट बनने के अपने मार्ग पर दुनिया में आगे बढ़ते रहते थे। क्या दिव्य फीनिक्स द्वीप की ऐसी विरासत है? म्यू युहुआंग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। यदि वे ऐसा करते तो दिव्य फीनिक्स द्वीप अनंत समृद्धि के साथ भविष्य में उड़ान भरने में सक्षम हो सकता था, 5वीं श्रेणी का संप्रदाय बन सकता था, या यहाँ तक कि पूरे स्काईस्पिल महाद्वीप के भीतर कुछ पवित्र भूमि में से एक बन सकता था। ये जानना जरूरी था कि हजारों वर्षों से स्काईस्पिल महाद्वीप में कोई अद्वितीय सम्राट पैदा नहीं हुआ था। म्यू युहुआंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि स्काईस्पिल महाद्वीप में इनमें से कितने पावरहाउस बचे हुए थे। उनमें से अधिकतर गुप्त छुपे हुए स्वामी थे जिन्हें शायद ही कभी देखा जाता था। संभवतः उनमें से अधिकांश पहले ही देवताओं के राज्य में उड़ चुके थे। लेकिन यदि दिव्य फीनिक्स द्वीप में कमी पाई गई, म्यू युहुआंग ने एक ढीली सांस छोड़ी। उसका मन अस्त व्यस्त था। 27 साल पहले जुड़वां बहनें म्यू कियान्यू और म्यू बिंगयुन इस दुनिया में पैदा हुई थीं। उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी वर्मिलियन बर्ड और ब्लू लुवान रक्त रेखाएं थीं। वे 7वीं श्रेणी की मार्शल प्रतिभाएं थीं, जिनमें 7वीं श्रेणी की अग्नि और बर्फ मूल ऊर्जा समलन संगतता भी थी। दिव्य फीनिक्स द्वीप के पूरे इतिहास में इन जुड़वां बच्चों के आगमन जैसा आशीर्वाद कभी नहीं हुआ था। अब दिव्य फीनिक्स द्वीप दक्षिण सागर दानव क्षेत्र में एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहा था। लेकिन पंचतत्व क्षेत्र के 6 संप्रदाय वास्तव में उन्हें लूटने का मौका लेना चाहते थे। डिवाइन फीनिक्स द्वीप वास्तव में अनिश्चित और खतरनाक स्थिति में था। लेकिन इस समय लिन मिंग प्रकट हुआ। यह अशांत घटना एक घने कोहरे की तरह थी जिसने म्यू युहुआंग की आंखों को ढक लिया, जिससे उसे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ थी कि दिव्य फीनिक्स द्वीप का भविष्य कैसा होगा। इस दुनिया में हर चीज की एक नियति होती है। आकाश खतरे के अलावा कुछ नहीं देता। अगर मैं गलत काम करूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा दिव्य फीनिक्स द्वीप विनाश और महिमा के केंद्र पर खड़ा है। अगर मैं अपने कार्यों में संकोच करता हूं तो मुझे डर है कि हमारे कयामत का दिन बहुत दूर नहीं है। शायद लिन मिंग एक मौका था जो स्वर्ग ने दिव्य फीनिक्स द्वीप को दिया था। यदि उन्हें यह अवसर नहीं मिला तो यह आपदा बन सकती है। काफी देर के बाद म्यू युहुआंग ने अपनी आंखें खोलीं और म्यू कियान्यू को देखा। उसने शांति से कहा, इस भोज प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद मैं लिन मिंग को अपना आधिकारिक शिष्य बनाऊंगी। उस समय वह आपका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई होगा। सुनिश्चित करें कि आप उसका अच्छा मार्गदर्शन करें। म्यू कियान्यू दंग रह गया। उसने खुशी से कहा, मैं इसकी योजना बना रही थी, भले ही मास्टर ने ऐसा नहीं कहा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जैसे ही जहान हो नीचे गिरा, उसे स्टॉर्म वैली के मार्शल कलाकारों ने पकड़ लिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अन्यथा यदि वह 200 फीट की ऊंचाई से गिरता तो उसे गंभीर चोट लग जाती। जहान हो की स्थिति का आकलन करने और ये देखने के बाद कि वह केवल जला था और ज्यादा घायल नहीं था, जहान युनजियान शांत हो गया। वह स्टॉर्म वैली के नीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़ा और कहा, अंकल मास्टर, जहान हो पहले से ही मेरी स्टॉर्म वैली की युवा पीढ़ी के तीसरे रैंक वाले मास्टर हैं। उसने जीतने के लिए हर साधन, यहाँ तक कि बेशर्मीपूर्ण साधन भी अपनाए, लेकिन फिर भी हार गया। इसके बाद संभवतः 6 महान संप्रदायों के दूसरे क्रम के प्रत्यक्ष शिष्य होंगे। अगर वे नहीं जीत पाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें चुनौती दूंगा। आप उसे चुनौती देना चाहते हैं? हाँ, लेकिन हमें पहले म्यू डिंगशान और म्यू शियाओकिंग से लड़ना होगा। हम 6 बनाम वे 3। सबसे पहले हम म्यू डिंगशान और म्यू शियाओकिंग से लड़ेंगे ताकि लिन मिंग अपनी ताकत बहाल कर सके। मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहता जब वे कमजोर हों। नीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और फिर सिर हिलाते हुए आह भरी। उसका हृदय भावनाओं से भर गया। दिव्य फीनिक्स द्वीप का महान भाग्य निकट आ रहा है। ये लिन मिंग एक गहरे तालाब में एक ड्रैगन है। 2 और फीनिक्स के साथ मुझे नहीं पता कि दक्षिण क्षितिज क्षेत्र और 5 तत्व क्षेत्र के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा। जहान हो को हराने के बाद लिन मिंग ने एक असली सार पूरक गोली खा ली। एक गोली हर बीमारी का इलाज नहीं थी। इस गोली का असली सार उस असली सार से अलग था जिसे व्यक्ति ने बचा कर रखा था। बहुत अधिक खाने से अंततः व्यक्ति की ताकत पर असर पड़ेगा। लिन मिंग ने अभी तक चुनौती भी नहीं दी थी कि एक आदमी अपने आप खड़ा हो गया। वह गोल्डन बेल माउंटेन टेबल क्षेत्र से थे और उन्होंने ढीला सुनहरा लबादा पहना हुआ था। वह गंजा था और किसी एकांत मठ से आए साधु जैसा दिख रहा था। गोल्डन बेल माउंटेन की जियाओची, 20 वर्ष। कृपया सलाह दें। सुनहरे वस्त्र पहने युवक के शब्दों और कार्यों से बहुत स्थिरता और सुरक्षा का एहसास होता था। लिन मिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। मध्य हाउटियन क्षेत्र। पंचतत्व क्षेत्र के 6 प्रमुख शिष्यों की साधनाएं प्रारंभिक हाओयन क्षेत्र के शीर्ष पर थीं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में मध्य हाओयन क्षेत्र में नहीं था। फिर भी यह वर्तमान युवा, हालांकि वह मुख्य शिष्य नहीं था, वास्तव में मध्य हाउटियन क्षेत्र में था। ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ हैं, गोल्डन बेल माउंटेन से आए बड़े शिष्य। अरे, आखिरकार एक हैवीवेट बाहर आ गया। वह गोल्डन बेल माउंटेन का बड़ा भाई है और पहले से ही लंबे समय से प्रसिद्ध है। इस आदमी की प्रसिद्धि एक पेड़ की छाया की तरह थी।
जब शियाओची 17 वर्ष का था तब वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था। जब वे 19 वर्ष के थे तब वे गोल्डन बेल माउंटेन के शीर्ष रैंक वाले प्रत्यक्ष शिष्य बन गए। उनकी प्रतिभा में कुछ कमी थी, इसलिए वे गोल्डन बेल माउंटेन के मुख्य शिष्य नहीं बन सके, लेकिन किसी को भी उसकी ताकत पर संदेह नहीं था। युवा पीढ़ी में शियाओची एक बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के समान था। ये कहा जा सकता है कि पंचतत्व क्षेत्र के 6 संप्रदायों के सभी गैर प्रमुख शिष्यों में शियाओची को शीर्ष स्थान दिया गया था। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ भी मंच पर आ गए हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियो के यहाँ होने से लिनमिंग एक टिड्डे के अलावा और कुछ नहीं होगा जो इधर उधर उछलकूद कर रहा हो। चाहे लिनमिंग ने कितने भी मैच जीते हों, गोल्डन बेल माउंटेन के सभी शिष्यों को अपने दिल से विश्वास था कि उनका बड़ा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई उसे हराने में सक्षम होगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ, आप ये कर सकते हैं। मानो वे दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों की चीखों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन बेल माउंटेन के शिष्यों ने जोर जोर से चीखना और शोर मचाना शुरू कर दिया। मंच पर जियाओची का चेहरा शांत और सौम्य भाव में था। उन्होंने पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों की पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह लिनमिंग की ओर देखकर मुस्कुराया। कुछ ही महीनों में मैं 21 साल का हो जाऊंगा। ये बोझ प्रतियोगिता संभवतः आखिरी प्रतियोगिता होगी जिसमें मैं जूनियर के रूप में भाग लूंगा। मूलतः मैं म्यू डिंगशान को चुनौती देना चाहता था। हालांकि मैं कमजोर हूं, फिर भी मैं उसके खिलाफ एक निष्पक्ष और सम्मानजनक मैच खेलना चाहता था। हालांकि मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरी आखिरी लड़ाई आपके खिलाफ होगी। इतना ही नहीं, मैं आपकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा रहा हूं। सचमुच ये कृत्य पूरी तरह से निष्ठाहीन है। जब जियोची बोल रहा था तो उसने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसने लगा। बड़े संप्रदायों की प्रथाओं के अनुसार 21 वर्ष की आयु हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति युवा पीढ़ी का कनिष्ठ नहीं रह जाता। चूंकि शियाओची लंबे समय से प्रसिद्ध थे, इसलिए उनके कई युवा शिष्य उनका सम्मान करते थे। स्वाभाविक रूप से वह अपने चरित्र और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। फिर भी अब उसे लिनमिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब जब वह इस स्थिति में है तो वह खड़ा होगा और इसका सामना करेगा। मेरी प्रतिभा कम है, लेकिन मैं अपनी उम्र का फायदा उठाकर बेहतर स्थिति में हूँ। पंचतत्व क्षेत्र के 6 प्रमुख शिष्यों के अधीन मुझे विश्वास है कि मैं किसी से नहीं हारूंगा। यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुमने मुख्य शिष्यों को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त कर ली है। लेकिन मुख्य शिष्यों की साधना पर ध्यान मत दो। यद्यपि वे साधना में मुझसे कमतर हैं, फिर भी उनकी शक्ति मुझसे बहुत अधिक है। संप्रदाय का अगला उत्तराधिकारी बनने के लिए हमेशा एक मुख्य शिष्य को ही चुना जाता था। इन चतुर्थ श्रेणी के संप्रदायों ने एक ही मुख्य शिष्य को प्रशिक्षित करने के लिए अपने सभी संसाधनों को एकत्र कर लिया था। स्वाभाविक रूप से अन्य शिष्यों की शक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। सलाह के लिए आभार। अब अपना कदम उठाओ। लिनमिंग को इस शियाओची चरित्र का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वह वास्तव में बहुत मजबूत था और एक बहुत ही दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था, खासकर तब जब लिनमिंग अपनी शीर्ष स्थिति में नहीं था। तभी लिनमिंग आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि जियोची ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लंबा भाला निकाला। भाले का डंडा गहरे सुनहरे रंग का था, जो 9 फुट लंबा था, तथा भाले का अग्रभाग भी 9 इंच लंबा था। लिनमिंग की आंखें चमक उठीं। जियोची ने वास्तव में भाला का इस्तेमाल किया था। जब लिनमिंग और शियाओची भोज के थंडरक्रेस्ट खंड में मंच पर एक दूसरे के सामने खड़े थे तो एक पीला युवक अपनी छाती पर हाथ जोड़े बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी भौहों के बीच हल्का सा हाथीदांत जैसा निशान था। असीम, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? झोली ने भौहें सिकोड़ी। उसे यह रहस्यमय और शक्तिशाली कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई पसंद नहीं था। जब भी वह मुस्कुराता था, झोली को महसूस हो जाता था कि इसके पीछे एक भयावह और अंधकार में इरादा छिपा है। हे, मुझे अचानक एक विचार आया। मैं सोच रहा था कि क्या मैं लिनमिंग की तरह बन सकता हूं और दिव्य फीनिक्स द्वीप सहित दक्षिण क्षितिज क्षेत्र के सभी स्वामियों को चुनौती दे सकता हूं। वह कैसा होगा? आप दक्षिण क्षितिज क्षेत्र की प्रतिभाओं को चुनौती देना चाहते हैं? झोली ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन लेई जिंगटियन वास्तव में आश्चर्यचकित था। किस लिए? पीला युवक अपनी ठोड़ी को छू रहा था। उसने दूर से मुकियानयू को देखा और उदास होकर बोला, मुझे अभी अभी दिव्य फीनिक्स द्वीप की संतति के बारे में एक किंवदंती याद आई। ये काफी दिलचस्प है। पीला युवक अपनी ठोड़ी को छूता हुआ बोला। उसने दूर से मुकियानयू को देखा और उदास होकर बोला, मुझे अभी अभी दिव्य फीनिक्स द्वीप की संतति के बारे में एक किंवदंती याद आई। ये काफी दिलचस्प है। संत की कथा? कौन सी किंवदंती? लेई जिंगटियन को कुछ याद आ रहा था, लेकिन वह खुद के बारे में निश्चित नहीं था। झोली के कान सुनने के लिए खड़े हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वह अवाक रह गया। उनके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने दक्षिण सागर में दिव्य फीनिक्स द्वीप के बारे में कुछ प्राचीन ग्रंथ देखे थे। किंवदंती थी। जैसे ही उन्होंने यहाँ बात की, बातचीत तुरंत सच्चे सार ध्वनि संचरण पर बदल गई। इससे झोली बहुत उदास हो गया। हाल ही में वह इस व्यक्ति के कारण कष्ट झेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके विरुद्ध कार्य कर रहा था। ये पीला आदमी सचमुच घिनौना था। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये बदमाश कई चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है। झोली को यह पता ही नहीं था कि उसने इतनी सारी घटनाओं के बारे में कहाँ पढ़ा और सुना था। जब झोली दिवास्वप्न देख रहा था तो पीला युवक बोलना समाप्त कर दिया। लेई जिंगटियन ने गहरी सोच में डूबकर अपनी ठोड़ी को रगड़ा। फिर पीले रंग के युवक ने झोली से कहा, बाद में लिनमिंग को चुनौती देना। अगर म्यू डिंगशान या म्यू शियाओकिंग आते हैं तो मैं उनसे निपट लूंगा। तुम्हारे लिए लिनमिंग से लड़ना ही काफी है। इस आदेश से झोली बहुत असहज हो गया। वह वास्तव में उसे उत्तर नहीं देना चाहता था, लेकिन जाहिर तौर पर उसके स्वामी की भी यही मंशा थी, इसलिए वह केवल सहमत ही हो सकता था। इस समय मंच पर लिनमिंग ने जियाओची के हाथ में लंबे भाले को देखा।
उसने लंबे समय तक भारी गहन नर्म भाले का उपयोग किया था, इसलिए वह यह निर्धारित करने में सक्षम था कि जियाओची के हाथ में भाला 9 फीट 9 इंच का था, जो कि भारी गहन नर्म भाले के समान ही था। ये भाला पूरी तरह से सुनहरे रंग का था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि भाले का डंडा किस सामग्री से बना है। ये धातु जैसा था, लेकिन बहुत लचीला भी था। लिन मिंग ने देखा कि जियोची ने अपना भाला हिलाया और भाला कांपने लगा, जिससे एक बड़ी फूल जैसी छवि बन गई। इस भाले के लचीले गुण भारी गहरे मुलायम भाले की तुलना में काफी बेहतर थे। यह एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना भाला था। नहीं, शायद यह एक मध्यम श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना भाला भी था। लिन मिंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में इस भाले की श्रेणी निर्धारित करने में सक्षम नहीं था। उन्हें संदेह था कि यह एक मध्यम श्रेणी का लचीला भाला था, लेकिन धातु से इतना उच्च कोटि का लचीला भाला बनाना कोई साधारण धातु शोधक गुरु के बस की बात नहीं थी। जियोची ने लिन मिंग की आंखों में नजर देखी, वह इस नजर से बहुत परिचित था। जब कोई मार्शल कलाकार कोई हथियार देखता था जो उसे पसंद होता था, तो वह अक्सर यही भाव प्रकट करता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लिन मिंग, क्या तुम सच में उस भारी गहन नर्म भाले का उपयोग करना चाहती हो? मैंने देखा कि प्रत्येक मैच में आपको अपने भाले की रक्षा के लिए अपने कुछ वास्तविक सार को अलग करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी लड़ाकू शक्ति कम हो जाती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक भाला उधार दे सकता हूँ। जियोची की दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से ये देखने में सक्षम था कि लिन मिंग का भाला किस सामग्री से बना था। ये भारी, गहन, मृदु चांदी थी। मनुष्यों के लिए यह एक दुर्लभ एवं अमूल्य सामग्री थी, लेकिन एक बड़े संप्रदाय में यह सामान्य लोहे से अलग नहीं था। लिन मिंग की भौहें उठी, आपके पास कई पृथ्वी कदम खजाने के भाले हैं। जियोची मुस्कुराया, सही, मेरा गोल्डन बेल माउंटेन पूरे पंचतत्व क्षेत्र में सबसे बड़ा शोधक गुट है। कई मिलियन मील के पूरे क्षेत्र में सर्वोत्तम रिफाइनिंग मास्टर्स मेरे गोल्डन बेल माउंटेन के भीतर स्थित हैं। विशेष रूप से भाला शोधन करने वाले उस्ताद गोल्डन बेल माउंटेन पर उनकी संख्या अनगिनत है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे गोल्डन बेल माउंटेन का मुख्य हथियार भाला है। लिन मिंग की आंखें चमक उठी, एक संप्रदाय जिसका मुख्य हथियार भाला था। भाले, भाले, फरसे, बर्छे, इनमें से सबसे आकर्षक तो भाला है। भाला 100 सैनिकों का राजा है, और सबसे अच्छे भाला शोधन मास्टर वे रिवॉल्विंग कोर मास्टर हैं जो धातु मूल ऊर्जा में कुशल हैं, और उन्होंने धातु की अवधारणा को भी समझ लिया है। तभी कोई सर्वोत्तम संभव लचीला भाला बना सकता है। लिन मिंग ने गहरी सांस ली। धातु की अवधारणा का उपयोग करके भाला बनाना, ये किस प्रकार का दृष्टिकोण था? पंचतत्व क्षेत्र के 7 महान संप्रदायों में से प्रत्येक संप्रदाय अपने सहसंबद्ध तत्वों में अत्यंत कुशल था, तथा उस तत्व की अवधारणा की भी अत्यंत उच्च समझ रखता था। गोल्डन बेल माउंटेन की शीर्ष धातु सामग्री के अतिरिक्त धातु की अवधारणा मूल रूप से कठोर धातु को नर्म और लचीले स्टील में बदलने की अनुमति दे सकती है। शायद कौशल का यह स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति धातु की अवधारणा को समझ ले तथा धातु की संरचना को नियंत्रित करने वाले नियमों को भी समझ ले। इसके अलावा वे सभी धातु विशेषता वाले मार्शल कलाकार थे। उनके द्वारा बनाए गए भालों की गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है। इस संसार में सचमुच हर क्षण सक्षम प्रतिभाएं जन्म लेती रहती हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि मैं सोचता था कि धातु का उपयोग कभी भी उच्च गुणवत्ता वाला भाला बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि मैं कुएं के मेढक के अलावा कुछ नहीं हूं। यदि वास्तव में कोई अद्वितीय सम्राट शोधन गुरु होता, तो धातु से स्वर्ग चरण लचीला खजाना भाला बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। जैसा कि लिन मिंग ने सोचा, वह दीप्तिमान रूप से मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियो, हम शराब पर दोस्त होंगे, लेकिन मैदान पर प्रतिद्वंद्वी होंगे। आज इस मंच पर मैंने लगातार 4 प्रतिद्वंद्वियों को हराया है। हालांकि आपके साथ यह मैच वह है जिसका मैं सबसे अधिक इंतजार कर रहा हूं। मैं भाई जियाओ के प्रति ईमानदार रहूंगा। अब से पहले मैंने कभी भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई नहीं की जो भाला का इस्तेमाल करता हो। हाँ, मैं तो इसके विपरीत हूँ। जब मैं बच्चा था तब से मेरे आसपास के सभी मार्शल कलाकार भाले का इस्तेमाल करते थे। मैंने केवल भाला चलाने का अभ्यास किया और केवल भालों की तस्वीरें देखीं। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, फिर भी मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है। जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन ने अच्छी बातें कहीं। मेरे लिए आपके साथ निष्पक्ष मुकाबला करने का अवसर अत्यंत दुर्लभ है। बिना किसी दुर्घटना के मुझे भविष्य में फिर से जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन से लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। इस मैच में मैं भी अपना सब कुछ झोंक दूंगा। जैसे ही जियोची ने बात की, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक क्षण बाद वह सुनहरा प्रकाश एक सुनहरे धात्विक तरल में संघनित हो गया, मानो वह तरल सोना हो। लिन मिंग ने अपनी इंद्रियों से जांच की और उस सुनहरे तरल पदार्थ से एक अत्यंत शुद्ध और मजबूत धातु मूल ऊर्जा आती हुई महसूस की। धातु सार, ये ज्वाला सार के समान ही है जो विश्व का आध्यात्मिक अस्तित्व है। ये धातु सार स्वर्गीय पदार्थों या कम से कम पृथ्वी स्तर के खजानों के भीतर से उत्पन्न होता है। सभी प्रकार की कठोर एवं कठिन परिस्थितियों को पूरा करने के बाद यदि स्वर्ग को चुनौती देने वाला कोई भाग्यशाली संयोग हुआ तो अंततः उसका जन्म होगा। यदि मैं इस धातु सार पर भरोसा करता तो मैं इसका उपयोग अपने जीवन का खजाना हथियार बनाने के लिए कर सकता था। बेशक मेरे पास ये क्षमता नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक संभावना है। जियोची ने अपनी हथेली में धातु सार को भाले के शाफ्ट पर रखा। तभी एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। धातु सार जैसे ही भाले के साथ फैला, वह जीवित प्रतीत हो रहा था। एक क्षण बाद पूरा भाला ढक गया, धातु सार भी उसके भीतर तक पहुंच गया था। उसके बाद जियोची के भाले को आधिकारिक तौर पर मध्यम श्रेणी के पृथ्वी चरण खजाने में अपग्रेड कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि यह एक शीर्ष मध्यम श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना था। लिन मिंग हैरान रह गया। क्या धातु सार वास्तव में किसी खजाने को एक स्तर तक बढ़ा सकता है?
ये जानना जरूरी था कि एक मध्यम श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना रिवॉल्विंग कोर पावर हाउस के दिल को लुभाने में सक्षम था। जहां तक उच्च श्रेणी के पृथ्वी चरण खजाने की बात है, तो वह रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स को पागल उन्माद में जाने के लिए पर्याप्त था। ज्वालासार, धातुसार, जलसार और इत्यादि पवन आत्माओं और वज्र आत्माओं के साथ साथ प्रत्येक प्रकार के आध्यात्मिक अस्तित्वों के अपने अपने अनूठे कार्य हैं। इस दुनिया की विचित्र और जादुई चीजें हमेशा किसी को भी आश्चर्य, नवीनता और आश्चर्य की भावना से भर देती हैं। अगर वह अपना स्वयं का धातुसार प्राप्त कर सकता था और उसे एक विशेष तकनीक से बैंगनी धूमकेतु भाले में मिला सकता था, तब क्या होगा? क्या उसका बैंगनी धूमकेतु भाला स्वर्ग चरण खजाना बन सकता है? ये सोचकर लिनमिंग पहले तो उत्साहित हुआ, फिर उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और उदास होकर मुस्कुराया। स्वर्ग स्तर के खजाने ज्यादातर हथियार थे जिनका उपयोग केवल एक अद्वितीय सम्राट ही कर सकता था। यदि वह चाहता था कि उसका बैंगनी धूमकेतु भाला एक स्वर्ग चरण खजाना बन जाए, तो उसे संभवतः एक समान स्वर्ग चरण धातुसार की आवश्यकता होगी। यह कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि यदि उसके पास उपयोग करने के लिए निम्न श्रेणी का धातुसार भी होता, तो भी वह बैंगनी धूमकेतु भाले की गुणवत्ता में काफी सुधार करने में सक्षम होता। बैंगनी धूमकेतु भाले का अधिकांश भार भाले के अग्रभाग में केंद्रित था। भाले का शाफ्ट स्वयं बहुत हल्का था। इतना ही नहीं, बल्कि वायलेट इलेक्ट्रिसिटी स्पिरिट बांस में बनावट की भी कमी थी। इस भाले में कई दोष पाए जा सकते थे। लिनमिंग, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम सच में उस भारी गहन नर्म भाले का उपयोग करना चाहते हो? मैं तुम्हें एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना भाला उधार दे सकता हूँ। यद्यपि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, फिर भी कम से कम यह आपके भाले से बहुत बेहतर होगा। जियोची ने फिर पूछा। वह एक उदार और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वास्तव में वे जानने लायक व्यक्ति थे। जब कोई व्यक्ति असहाय स्थिति में होता था तो वह उसका फायदा नहीं उठाते थे तथा उनमें एक सच्चे सज्जन का आभास था। हालांकि पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों को शियाओची की हरकतें अच्छी नहीं लग रही थीं। बेशक, क्योंकि यह जियाओची था, किसी ने भी उसका जोर से विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल एक दूसरे से अकेले में फुसफुसाकर बात कर सकते थे। क्या कोई गलती है? वह इस आदमी को भाला उधार देना चाहता है। वह पहले से ही इस तरह के कचरे के भाले के साथ इतनी तेजी से भाग रहा है। यदि उसके पास बेहतर भाला हो तो क्या होगा? क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ हमारे पैरों में गोली नहीं मार रहे हैं? इन दिव्य फीनिक्स द्वीप के कीड़ों में स्पष्ट रूप से कोई भी भाला बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन क्या होगा यदि वे गोल्डन बेल माउंटेन के भालों से भाले बनाना सीख लें? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ बहुत लापरवाह हैं। वह किसी को ऐसे कैसे दे सकता है? यद्यपि पंचतत्व क्षेत्र के शिष्य धीमी आवाज में बोलते थे, लिनमिंग की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी और वह सब कुछ अत्यंत स्पष्टता से सुनने में सक्षम था। लिनमिंग को इस बकवास बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर शियाओची को प्रणाम करते हुए कहा, इससे पहले जिन 4 विरोधियों को मैंने लगातार हराया था, वे या तो निकम्मे थे या खलनायक। जब मैं पहली बार भाई जियाओ से मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ। अच्छे दोस्त एक साथ शराब पीते हैं। स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम शराब और सर्वोत्तम सामान ही लाया जाना चाहिए। तभी वास्तव में हार्दिक समय बिताया जा सकेगा। चूंकि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसलिए मैं अपने कार्यों में कंजूसी नहीं करूंगा। जैसे ही लिनमिंग ने बात की, उसने भारी गहरा नर्म भाला हटा दिया और धीरे धीरे अपने स्थानिक अंगूठी से बैंगनी धूमकेतु भाला निकाला। शियाओची एक ऐसा व्यक्ति था जो भाले को सही मायने में समझता था। लिनमिंग को चाहिए कि वह इस भाले का मूल्यांकन करे, इसमें धातुसार कैसे जोड़ा जाए और किस प्रकार का धातुसार सबसे अच्छा होगा। और दूसरा कारण जिसके लिए लिनमिंग ने अपना बैंगनी धूमकेतु भाला निकाला था, वह था अपनी सर्वोत्तम स्थिति में लड़ना और इस मैच का उपयोग भाला तकनीकों की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए करना। अब तक उनकी भाला कौशल फाउंडेशन भाला तकनीक तक ही सीमित थी। गोल्डन बेल माउंटेन में हजारों वर्षों से संचित भाला तकनीक मौजूद थी। ऐसी विरासत के प्रति लिनमिंग की स्वाभाविक रूप से अत्यंत जीवंत लालसा थी। बैंगनी धूमकेतु भाला दिखाई दिया। एक बैंगनी प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा था। गहरे बैंगनी रंग के भाले के तने के भीतर 9 बांस की गांठें धुंधली सी दिखाई देती थीं। गहरे बैंगनी रंग के बीच में अनगिनत घनी लाल रेखाएं भी थीं, जो रक्तवाहिकाओं की तरह थीं। ये वह था जो पवित्र ज्वाला छत्र वृक्ष से बचा था, जब इसे वायलेट इलेक्ट्रिसिटी स्पिरिट बांस में मिश्रित किया गया था। भाले का अग्रभाग 8 इंच लंबा था, जिसमें ऊंची धार और पतला किनारा था, तथा उसमें से बर्फीली ठंड निकल रही थी। इसे गहन थंडरस्टोन, क्रिस्टलीकृत वर्मिलियन बर्डलप्टों और बैंगनी धूमकेतु के मिश्रण से बनाया गया था। ये सभी सामग्रियां अमूल्य खजाने थीं। लिनमिंग ने भाले में असली सार नहीं भरा था, लेकिन पूरा भाला गरज और आग के हल्के स्पर्श से चमक रहा था, जिससे उसके चारों ओर की हवा थोड़ी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अद्वितीय दिव्य अस्त्र प्रकट हो गया हो और संसार का संहार कर रहा हो। इस चमकदार भाले की रोशनी को देखकर जियोची अचानक स्तब्ध रह गया। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। ये भाला वास्तव में एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना था। भाले का अग्रभाग बैंगनी धूमकेतु से बना है, लेकिन पर्पल कॉमेट भी जिसे परिष्कृत किया गया था। जियाओची को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा। बैंगनी धूमकेतु एक उच्च गुणवत्ता वाली धातु थी जो स्वर्ग स्तर का खजाना बनाने के लिए पर्याप्त थी। क्या उनके गोल्डन बेल माउंटेन के अलावा वास्तव में अन्य भी पर्पल कॉमेट को परिष्कृत करने में सक्षम थे? वह नहीं जानता था कि भाले का डंडा किस सामग्री से बना है, लेकिन उसमें निहित वज्र और अग्नि की असीम शक्ति को देखते हुए यह एक अमूल्य उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री थी। लिनमिंग के पास गड़गड़ाहट और आग दोनों गुणों वाला शरीर था। क्या एक खजाना भाला संभवतः उसके अद्वितीय शरीर के लिए विशेष रूप से गढ़ा गया था? ये सोचते हुए जियोची की सांस रुक गई। आखिर इस भाले को किसने गढ़ा था? स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को असाधारण अनुभव प्राप्त हुआ।
जब लिन मिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाला निकाला तो वह तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने लगा। यह एक शीर्ष उच्च ग्रेड पृथ्वी कदम खजाना भाला था। ये कुछ ऐसा था कि रिवॉल्विंग कोर के मास्टर भी ईर्ष्या से पागल हो जाते थे। एक पंचतत्व क्षेत्र अनुयायी पहले से ही यह अनुमान लगा रहा था, यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना है। इतना ही नहीं, बल्कि अपने स्तर के शीर्ष पर यह हथियार एक छोटे से पल्स कंडेंसेशन लड़के को इस्तेमाल करने के लिए कैसे दिया जा सकता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग एक सर्वशक्तिमान रिवॉल्विंग कोर एल्डर को करना चाहिए। वास्तव में हर रिवॉल्विंग कोर मास्टर के पास यह नहीं होगा। भाले का अग्रभाग बैंगनी धूमकेतु से बना है, लेकिन भाले का शाफ्ट किससे बना है? इसमें इतनी प्रबल गड़गड़ाहट और अग्नि उत्पत्ति ऊर्जा क्यों है? भाले का डंडा वायलेट इलेक्ट्रिसिटी स्पिरिट बांस का है और ये 10,000 साल से कम पुराना नहीं दिखता है। गहन वज्र पत्थर भी भाले में जुड़ा हुआ है। ये बात थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने कही थी। वे सभी प्रकार की रहस्यमयी गड़गड़ाहट गुण सामग्री से भली भांति परिचित थे। स्वाभाविक रूप से वे समझ गए कि यह क्या था। न केवल वहां बैंगनी विद्युत आत्मा बांस है, बल्कि इसके भीतर पवित्र ज्वाला छत्र वृक्ष भी है। ये भी 10,000 साल से कम पुराना नहीं दिखता है। इसे धागों में विभाजित किया गया है और वायलेट इलेक्ट्रिसिटी स्पिरिट बांस में एकीकृत किया गया है। जो बोल रहा था वह सनफायर संप्रदाय का अनुयायी था। अग्नि गुण वाली लकड़ी की सामग्रियों के बारे में उनकी समझ दिव्य फीनिक्स द्वीप से भी आगे तक गई। भाले के अग्रभाग में सिंदूर पक्षी की ज्वाला भी है। वहां कई विशेषज्ञ मौजूद थे जिन्हें गड़गड़ाहट और अग्नि गुण सामग्री का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा चूंकि लिन मिंग जानता था कि वह जल्द ही युद्ध में इस भाले को उजागर कर देगा, इसलिए उसने उस व्यूह रचना को सक्रिय नहीं किया जिसे पूर्वज ची यान ने भाले को छिपाने के लिए पीछे छोड़ दिया था। इस प्रकार थोड़े ही समय के बाद दर्शक बैंगनी धूमकेतु भाले को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई प्रत्येक सामग्री को समझने में सक्षम हो गए। परिष्कृत बैंगनी धूमकेतु, गहन वज्र पत्थर, 10,000 वर्ष पुराना बैंगनी विद्युत आत्मा बांस, 10,000 वर्ष पुराना पवित्र ज्वाला छत्र वृक्ष, क्रिस्टलीकृत सिंदूर पक्षी ज्वाला सार। इन सामग्रियों में से कोई भी एक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री होगी। ये बहुत ही दुर्लभ था कि हर कोई अचंभित होकर सदमे में देखता रह गया। इतनी सारी बहुमूल्य और दुर्लभ सामग्रियों को एक साथ इकट्ठा करने के साथ साथ एक शीर्ष शोधन मास्टर द्वारा गढ़े जाने के कारण इस भाले की गुणवत्ता लगभग स्वर्ग स्तर के खजाने के बराबर है। अपने सामने इतना बड़ा खजाना पाकर कई रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स शांत नहीं रह सके। गोल्डन बेल माउंटेन भोज क्षेत्र में दो बुजुर्गों ने इस भाले को देखा। उनके चेहरे पर प्रशंसा का एक अद्भुत भाव था। परिष्करण के मार्ग में कई रास्ते हैं। मेरा गोल्डन बेल माउंटेन धातु शोधन को उत्कृष्ट स्तर तक समझता है, लेकिन हमारे पास लकड़ी को परिष्कृत करने वालों की कमी है। जिस विधि से इस बैंगनी धूमकेतु को परिष्कृत किया गया वह वास्तव में अद्भुत है। हाँ, इस भाले की तीक्ष्णता मेरे गोल्डन बेल माउंटेन द्वारा परिष्कृत किए गए खजानों से मेल नहीं खा सकती, लेकिन तात्विक गुण सच्चे सार की शक्ति बढ़ाने के मामले में मेरा गोल्डन बेल माउंटेन बहुत कमतर है। गोल्डन बेल माउंटेन के दोनों बुजुर्ग अत्यंत विनम्र थे। प्राचीन काल से ही गोल्डन बेल माउंटेन एक बहुत ही कम महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है जो अधिकांश मामलों से दूर रहता था। एक संप्रदाय के रूप में वे आमतौर पर एकांत में विभिन्न खजानों को परिष्कृत करते थे। वास्तव में उनके मुख्य शिष्य की प्रतिष्ठा पंचतत्व क्षेत्र के अन्य सभी मुख्य शिष्यों में सबसे कम थी। जहां तक दिव्य फीनिक्स द्वीप भोज क्षेत्र का प्रश्न है, अधिकांश शिष्य उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से क्रिस्टलीकृत वर्मिलियन बर्ड ज्वाला और पवित्र ज्वाला छत्र वृक्ष को पहचानने में सक्षम थे। ये सभी दिव्य फीनिक्स द्वीप के खजाने थे। यान फूहोंग का चेहरा इतना डूब गया था कि उसमें से पानी बाहर आने लगा था। क्रिस्टलीकृत वर्मिलियन बर्ड ज्वाला और पवित्र ज्वाला छत्र वृक्ष दिव्य फीनिक्स द्वीप के भीतर भी अत्यंत मूल्यवान और कीमती संसाधन थे। फिर भी ये सब एक अजनबी को दिया गया। वह ईर्ष्यालु कैसे न होगा? ये सब लानत है। मैंने कुछ क्रिस्टलीकृत वर्मिलियन बर्ड ज्वाला के लिए आवेदन किया था ताकि मैं इसका उपयोग वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की खेती के लिए कर सकूं, और मैं इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। फिर भी अब ये सब कुछ किसी लड़के को दे दिया गया ताकि वह इसका उपयोग भला बनाने के लिए कर सके। यू फूहोंग ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसने देखा कि लिन मिंग बहुत शक्तिशाली था। उसने उसका विरोध करने की सारी इच्छा पहले ही खो दी थी। लेकिन अब जब उसने देखा कि उनके व्यवहार में इतना बड़ा अंतर आ गया है, तो उसकी ईर्ष्या की दहकती हुई आग भड़क उठी। वह उसे और दबा नहीं सका। अच्छा भाला, ऐसा लगता है कि हम दिल खोलकर लड़ सकते हैं। जियोची हंसा। उसने लिन मिंग को एक निम्न श्रेणी का भाला उधार देने की पेशकश की थी, लेकिन अब उसने देखा कि लिन मिंग के पास जो भाला था वह गोल्डन बेल माउंटेन के किसी बुजुर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भाले से अधिक खराब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंताएं निराधार थीं। मेरा भाला ले लो, सर्वोच्च ऊर्जा एक हो जाती है। जियोची की दयालु आंखें अचानक भयंकर और जंगली हो गईं। उसने अचानक अपना भाला पकड़ा और आगे बढ़ा। लंबा भाला बिजली की सुनहरी किरण की तरह गरजता हुआ लिन मिंग की ओर झपटा। आसपास की हवा में गड़गड़ाहट होने लगी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये भाला ठोस और धीमा लग रहा था, लेकिन एक पल में ही ये लिन मिंग की ओर बढ़ गया। लिन मिंग की आंखें चमक उठीं। ये शुद्ध भाला खेल था। सामान्य स्थिति में यदि कोई ऐसा हमला करता तो वह चकमा देने के लिए गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड मूवमेंट तकनीक का उपयोग करता, लेकिन अब वह इस कदम से छिपना नहीं चाहते थे। बार ड्रैगन समुद्र में चला गया। लिन मिंग ने अपना भाला बाहर निकाला। इस भाले में वज्र या अग्नि की कोई शक्ति नहीं थी और इसमें कोई कंपन शक्ति भी नहीं थी। ये केवल भाले की सबसे सामान्य चाल थी। वह इस अवसर का उपयोग अपनी भाला चलाने की कला को निखारने के लिए करना चाहता था। जियोची के भाला कौशल की तुलना में लिन मिंग के भाला कौशल अनाड़ी से भी परे थे।
उन्होंने अपने भाला कौशल के आधार के रूप में फाउंडेशन स्पीयर तकनीक को अपनाया था, लेकिन ये तथाकथित फ्लड ड्रैगन गोज टू सी ही था जिसे अधिकांश नश्वर सेनाएं प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करती थीं। ये सबसे आम आधारभूत भाला चाल थी जिसे सैनिक सीखते थे। पिंग, जैसे ही दोनों भाले एक दूसरे के पार हुए, उसी क्षण लिन मिंग को अपने कानों में धातु की चीख की आवाज सुनाई दी। जियोची के भाले में एक बहुत ही अजीब ऊर्जा थी। जैसे ही उसका बैंगनी धूमकेतु भाला छुआ गया, ऐसा लगा जैसे भूकंप ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। जियोची का भाला बैंगनी धूमकेतु भाले के साथ घुमावदार था। ऐसा लग रहा था कि वह बुद्धिमान है, क्योंकि वह बैंगनी धूमकेतु भाले के भाले की शाफ्ट पर चढ़ रहा था, जैसे एक सांप पेड़ पर रेंग रहा हो और लिन मिंग के गले की ओर बढ़ रहा हो। ये भाला कौशल! लिन मिंग आश्चर्यचकित था। उसके पैर की उंगलियों ने जमीन को धक्का दिया। स्वर्णिम चट्टान ने शून्य को चकनाचूर कर दिया। लिन मिंग का शरीर पीछे हट गया और वह भाले के खतरे से बचने में सफल रहा। भाले की हवा उसके शारीरिक सच्चे सार के खिलाफ चली थी और लिन मिंग स्पष्ट रूप से अपने असली सार को खरोंचने की तीखी ची ची ध्वनि सुन सकता था। अच्छा भाला कौशल! लिन मिंग हैरान रह गया। यदि ये केवल भाला कौशल की प्रतियोगिता होती तो वह पहले ही हार चुका होता। गोल्डन बेल माउंटेन की हजारों वर्षों की विरासत और संचित भाला कौशल के साथ लोकप्रिय और आम फाउंडेशन स्पीयर तकनीक की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ अपनी प्रसिद्धि पर खरे उतरे हैं। बहुत अच्छा। 5 तत्व क्षेत्र के शिष्यों को लिन मिंग द्वारा बहुत बेरहमी से दबा दिया गया था। एक अकेले आदमी के रूप में उसने उनका रास्ता रोक लिया था। उनमें से दर्जनों लोगों में से किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ऐसी विषम परिस्थिति से उत्पन्न शर्म और पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार जब शियाओची ने इस पहले कदम में बढ़त हासिल कर ली, तो इन शिष्यों ने पागलों की तरह जयकार करना शुरू कर दिया। जियोची ने भौहें सिकोड़ी। उसने इन लोगों को नजरअंदाज किया और लिन मिंग को हैरान भाव से देखा। जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन कौन से भाले के कौशल का उपयोग करता है? फाउंडेशन स्पीयर तकनीक, लिन मिंग ने सहजता से कहा। क्या? जियोची दंग रह गया। केवल शियाओची ही नहीं, बल्कि दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य भी हैरान थे। यहाँ तक कि 5 तत्व शिष्य भी जो लिन मिंग की हार का इंतजार कर रहे थे, वही थे। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक, पंचतत्व क्षेत्र में भी ऐसी ही चीजें थीं, जैसे फाउंडेशन स्पीयर तकनीक, फाउंडेशन सेबर लॉ तथा अन्य ऐसी मैनुअल। लेकिन इस स्तर पर खेती की विधियों का कोई औपचारिक नाम भी नहीं था। वे बुनियादी प्रवेश की सीमा भी पार नहीं कर पाए। लिन मिंग ने जो साधना की वह वास्तव में फाउंडेशन स्पीयर तकनीक थी। क्या ये लड़का मजाक कर रहा है? अधिकांश लोगों की पहली प्रतिक्रिया इस पर विश्वास न करने की थी। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में अधिक सोचा, तो उन्हें एहसास हुआ कि लिन मिंग के भाला कौशल वास्तव में ज्यादा मूल्यवान नहीं थे। मूलतः वे सरल वार, चॉप, कट, तरंगें और अन्य ऐसी बुनियादी चालें थीं। वह अपने विरोधियों को पराजित करने में सक्षम था। इसका कारण उसकी भाला चाल नहीं थी, बल्कि उसका गहरा सच्चा सार, उसकी गड़गड़ाहट और आग की शक्ति, साथ ही उसकी भयानक हमला करने की शक्ति थी। हो सकता है कि यह लड़का शीर्ष ग्रेड फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का अध्ययन करता हो। कुछ लोगों ने इस पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। 1 महीने के लिए छड़ी, 1 साल के लिए मुट्ठी और भाले के लिए उससे भी अधिक लंबी। इस भाले का अभ्यास करना अत्यंत कठिन है। पता चला कि यह लड़का तो बस एक मूर्ख है, वह तो बस इस भाले के साथ नाटक कर रहा है। कुछ लोग तुरंत खुश हो गए। वे लिन मिंग को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यह उनका मनोवैज्ञानिक मुद्दा था। हालांकि वे जानते थे कि लिन मिंग एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वे केवल उसे बदनाम करने और बर्खास्त करने के लिए और अधिक अवसरों की तलाश में रहेंगे। वह भाला चलाने की कोई चाल नहीं जानता, लेकिन फिर भी भाला चलाता है। यह एक शीर्ष उच्च श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना भाला है। आप जानते हैं ये खजाने की कितनी बर्बादी है। जियोची चुप रही। वास्तव में उसके दिल में उसने ये भी महसूस किया कि यह उच्च श्रेणी का पृथ्वी चरण बैंगनी धूमकेतु भाला लिन मिंग पर थोड़ा बर्बाद हो गया था। इस प्रकार का भाला एक ऐसा हथियार था जिसकी असली ताकत दिखाने के लिए रिवॉल्विंग कोर मास्टर की आवश्यकता होती थी। उन्होंने कहा, जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन, ऐसा लगता है कि आपके मन में मुझसे भाले से लड़ने का विचार है। लेकिन अगर आप केवल फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, तो आपके लिए मुझे हराना असंभव है। लिन मिंग ने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियो के साथ मेरे मैच में अगर मैं जीतने के लिए अपनी गड़गड़ाहट और आग के सच्चे सार पर भरोसा करता हूं, तो इस लड़ाई का अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जियोची की भौहें ऊपर उठ गईं। वह लिन मिंग की प्रतिस्पर्धी भावना से उत्तेजित हो गया था। क्या आप मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए सिर्फ अपने भाला कौशल पर निर्भर रहना चाहते हैं? जब तक मुझे अन्यथा मजबूर न किया जाए। लिन मिंग ने फिर भी अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया। इस तथाकथित भाला खेल में भाला चलाने के कौशल के साथ साथ इन क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए अपने वास्तविक सार का उपयोग करना भी शामिल था। यदि उसने मार्शल कौशल, सिल्क की तरह प्रवाह, गड़गड़ाहट और आग का सच्चा सार, उसकी थंडर सोल और ज्वाला सार का उपयोग नहीं किया होता, इन सभी क्षमताओं को काट दिया होता, तो लिन मिंग के पास शायद ही कुछ बचा होता। उसके पास केवल साधारण भाला चलाने का कौशल ही होगा तथा उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाएगी। इससे भी कम ये कि वह सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था। नहीं वह जानता था कि शियाओची की अंतिम सीमा क्या है, इसलिए उसने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। लिन मिंग के शब्दों ने तुरंत दर्शकों में हलचल मचा दी। लिन मिंग गोल्डन बेल माउंटेन के हजारों वर्षों के संचित भाला खेल ज्ञान के खिलाफ लड़ने के लिए फाउंडेशन भाला तकनीक का उपयोग करना चाहता है। लिन मिंग पागल है। ये सिर्फ एक नाटक है। क्या आपने उन्हें ये कहते नहीं सुना कि वे इसका प्रयोग, जब तक मजबूर न किया जाए, करेंगे? मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी चालें चल पाएगा जब तक कि उसे मजबूर नहीं किया जाता और फिर उसे फीनिक्स विंग्स असेंडिंग स्काई या कुछ और का उपयोग करना होगा।
पंचतत्व क्षेत्र के एक शिष्य ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। स्पष्टतः उसे लिन मिंग के घमंड भरे दावों पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य भी, जो हमेशा से लिन मिंग पर विश्वास करते थे, निश्चित नहीं थे। लिन मिंग मजबूत था, लेकिन भाला चलाने के मामले में वह गोल्डन बेल माउंटेन के साथ कैसे तुलना कर सकता था? ये लिन मिंग, इसकी आस्तीन में किस तरह की शैतानी योजना है? गोल्डन बेल माउंटेन के एक बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने नहीं सोचा था कि लिन मिंग का भाला खेल जियाओची के साथ तुलना करने में सक्षम होगा। यदि लिन मिंग ने जीतने का कोई मौका ना होते हुए भी जल्दबाजी में ये शब्द कहे होते और फिर एक या दो चालों में ही उसे वज्र और अग्नि की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता, तो यह वास्तव में हास्यास्पद होता। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो लिन मिंग अपनी सीमाओं को बढ़ाने और भाला खेल में अपनी कमियों को पूरा करने के लिए चियर के साथ वार का आदान प्रदान करना चाहता है। उन्होंने इस भोज प्रतियोगिता में भाग लेने का कारण जीतना नहीं, बल्कि अपनी ताकत को निखारना था। गोल्डन बेल माउंटेन के एक अन्य बुजुर्ग ने धीरे से कहा, लड़ाई हमेशा से ही अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका रहा है। वहाँ कई प्रतिभाएं थीं जो अपनी चुनौतियों से सीखने को उत्सुक थीं। उनके विचार में लिन मिंग एक ऐसे ही व्यक्ति थे। दिलचस्प विचार तो अच्छा है, लेकिन यदि वह केवल भाला चलाने का ही प्रयोग करेगा, तो मुझे आश्चर्य है कि वह कितने समय तक टिक पाएगा। गोल्डन बेल माउंटेन के बुजुर्ग को इस बात में बहुत दिलचस्पी होने लगी कि आगे क्या होने वाला है। अल्पविराम 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 डॉट डॉट। जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन, भाला चलाने का हुनर सीखना कठिन है और उसमें निपुणता हासिल करना और भी कठिन है। दिव्य फीनिक्स द्वीप में भाला कौशल की कोई विरासत नहीं है। यदि आप बिना सोचे समझे भाला चलाने का अभ्यास करेंगे, तो अंततः आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जियोची के विचार में लिन मिंग ने भाला कौशल का अभ्यास नहीं किया था। इसका कारण यह था कि दिव्य फीनिक्स द्वीप में ज्यादातर तलवारों का इस्तेमाल किया जाता था। शायद जब लिन मिंग हथियार चुन रहा था, तो वह एक पल के लिए बेवकूफ हो गया था और उसने सोचा था कि चून की भाला नृत्य काफी सुंदर था, इसलिए वह भाला चुन लेगा। चूंकि आप जिद कर रहे हैं, तो मेरा भाला ले लीजिए। जियाओची के हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरा भाला बाहर निकल आया। उसकी गति अचानक आसमान तक पहुंच गई। उसके हाथ के एक झटके से भाले की छड़ भी बाहर आ गई। उसके हाथ ने भाले की डंडी पर थपकी दी और पूरा भाला बुद्धिमानी से चलने लगा तथा विषैले सर्प की तरह इधर उधर लहराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जियोची के भाले में उसकी अपनी चेतना थी। ये दुश्मन की कमजोरियों पर सक्रिय रूप से हमला कर सकता था। इसे चकमा देना बहुत मुश्किल था। वह अपने खिलाफ कैसे बचाव करेगा? चाहे वह दिव्य फीनिक्स द्वीप या पंचतत्व क्षेत्र का शिष्य था, वे सभी अपनी आंखें रगड़ रहे थे। लिन मिंग के अपने भाले के साथ आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि वह थंडर और फायर ट्रू एसेंस का उपयोग नहीं करता और केवल फाउंडेशन स्पीयर तकनीक चालों का उपयोग करता, तो इस भाले के खिलाफ बचाव करना मुश्किल से परे होता। भाले की हवा चिल्लाई, भाले की रोशनी चकाचौंध हुई। भाले से निकले सुनहरे सांपों की इस झड़ी का सामना करते हुए लिन मिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके शरीर के भीतर का असली सार चरम सीमा तक फूट पड़ा और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज निकलने लगी। लिन मिंग के पीछे एक नीला सच्चा ड्रैगन का प्रेत दिखाई दिया, जो पंजे बाहर निकाल रहा था। इसे इतना संक्षिप्त कर दिया गया था कि यह ठोस और सजीव प्रतीत होने लगा। यदि कोई ध्यान से देखे, तो उसे चमकते हुए नीले ड्रैगन के तराजू भी दिखाई दे सकते हैं। लिन मिंग के शरीर से एक भयंकर ड्रैगन की दहाड़ फूट पड़ी। ड्रैगन की गर्जना बहुत तेज और स्पष्ट थी, जो आकाश में गूंज रही थी और आकाश के सारे बादलों को धो रही थी। लंबे भाले वाला ड्रैगन। लिन मिंग के भाला कौशल में स्वाभाविक रूप से कोई ध्यान देने योग्य क्षेत्र नहीं था। इसे बहुत ही भद्दा और खुरदुरा भी कहा जा सकता है। लेकिन जब से उसने सच्चे ड्रैगन के खून को अवशोषित किया था, जैसे ही लिन मिंग ने वार किया, उसके भीतर सच्चे ड्रैगन की रक्तरेखा जीवंत हो उठी, नदियों और पहाड़ों की क्षमता को सामने लाने लगी, जिसमें एक ड्रैगन की राजसी प्रतिष्ठा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती थी। ये शक्ति उसके रक्त से उत्पन्न हुई थी। लिन मिंग को यह भाला चाल करते देख जियोची दंग रह गया। लेकिन भाले बहुत तेज थे और वह जवाब नहीं दे सका। दोनों भाले आपस में टकरा गए। टकराना, ऐसा लग रहा था जैसे नीला ड्रैगन और सुनहरा सांप एक दूसरे से टकरा गए हों। नीले रंग के सच्चे सार की एक आघात तरंग बाहर निकली, जो सैकड़ों धुंधले नीले ड्रैगन प्रेत में बदल गई तथा सभी दिशाओं में बिखर गई। जियोची के सुनहरे भाले में निहित अजीब शक्ति वास्तव में भाले की क्षमता के विशाल समुद्र में खो गई थी। जियोची तेजी से पीछे हट गया, दर्जनों फीट पीछे हट गया। जहां तक लिन मिंग का प्रश्न है, वह दर्जनों कदम पीछे हट गया। इस एक कदम में उन्होंने वास्तव में समानता हासिल कर ली थी। जियोची ने अपने दिल में अविश्वसनीय अविश्वास के साथ लिन मिंग को देखा। उसके भीतर भय की एक अकथनीय भावना पनप रही थी। ये देखकर केवल शियाओची ही स्तब्ध नहीं था, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग अवाक थे। लिन मिंग की क्षमता वास्तव में ऐसे स्तर तक पहुंच गई थी। तथाकथित भाला क्षमता या तलवार इरादा उस अंतर्निहित आत्मा को संदर्भित करता है जो भाले या तलवार के भीतर निहित होती है। एक मार्शल कलाकार जो भालों या तलवारों से लड़ता है, वह आमतौर पर हमला करने के लिए केवल हथियार के आकार का ही उपयोग करता है। लेकिन एक सच्चा गुरु हथियार की आत्मा को अपनी चाल में एकीकृत कर सकता है। जैसा कि कहावत है, तलवार बाघ जैसी, भाला अजगर जैसा। एक अच्छा भाला एक सच्चे ड्रैगन के समान था। इसकी आत्मा भी एक ड्रैगन की आत्मा थी। लिन मिंग ने छोटी सी उम्र में ही भाले जैसे ड्रैगन की क्षमता हासिल कर ली थी। भाले के भीतर अंतर्निहित ड्रैगन प्रतिष्ठा पहले से ही इस हद तक प्रबल थी कि वह उसके पीछे एक सच्चे ड्रैगन प्रेत को प्रकट करने में सक्षम था। यह ऐसी प्रतिभा थी जो स्वर्ग को चुनौती देती थी। यदि शियाओची के भाला कौशल में इतनी अधिक बढ़त नहीं होती, तो भाला उसे एक क्षण पहले ही घायल कर सकता था और परिणाम समान रूप से मेल नहीं खाता। मु युहुआंग ने हल्की सांस ली। उसे कुछ क्षण पहले भाले की चाल की शक्ति और भव्यता याद आ गई। लिन मिंग के पीछे एक सच्चे ड्रैगन का प्रेत प्रकट हुआ था।
ड्रैगन की दहाड़ तो आकाश तक गूंज उठी थी। लंबे भाले वाला ड्रैगन? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वह ड्रैगन की दहाड़ हो या एजो ड्रैगन का प्रेत, वे लिन मिंग की भाला क्षमता के कारण नहीं थे। नहीं, बिल्कुल विपरीत। ड्रैगन की दहाड़ और एजो ड्रैगन प्रेत लिन मिंग की भाला क्षमता का कारण थे। यही कारण था कि उसके भाले की शक्ति सुनामी और भूस्खलन के समान थी तथा 9 स्वर्गों में उड़ता हुआ एक अजगर था। म्यू युहुआंग को इतना यकीन इसलिए था क्योंकि उस समय जब ड्रैगन की दहाड़ आसमान को चीर कर आई थी, वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर वर्मिलियन बर्ड के वंश को कांपता हुआ महसूस कर सकती थी, डर की एक हल्की सी भावना जिसने उसके वंश को दबाकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। युवक, तुमने पहले कहा था कि लिन मिंग के भीतर कुछ अजीब फ्लड ड्रैगन रक्तरेखा हो सकती है। म्यू युहुआंग ने धीरे से एक सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ पूछा। अगर वह गलत नहीं थी तो ये लिन मिंग का भाग्यशाली अवसर था। इस पर भरोसा करके वह बैंगनी बाढ़ ड्रैगन दिव्य थंडर को भी अवशोषित करने में सक्षम था। मात्र अस्थि निर्माण चरण साधना के साथ लिन मिंग बैंगनी बाढ़ ड्रैगन दिव्य थंडर को अवशोषित करने में सक्षम था, जो केवल एक मध्यम जियानिटियन मास्टर ही करने में सक्षम हो सकता था। यदि लिन मिंग के शरीर के भीतर कोई रहस्य नहीं होता तो म्यू युहुआंग कभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन अगर लिन मिंग की रक्त संबंधी को स्पष्टीकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो वह अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकती थी। आखिरकार बैंगनी बाढ़ ड्रैगन दिव्य थंडर में बाढ़ ड्रैगन की क्रूर इच्छा शक्ति निहित थी। यदि इसका सामना किसी अधिक शक्तिशाली और प्राचीन वंश से होता तो यह फ्लड ड्रैगन वंश भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देता। एर की मदद से यह भी समझाया जा सकता है कि लिन मिंग इसे कैसे अवशोषित करने में सक्षम था। म्यू क्यानयू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह भी पहली बार है जब शिष्य ने लिन मिंग के पीछे प्रेत को देखा है। जब वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगहोंग 7 गहन घाटियों से लौटी तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने क्या देखा था। संभवतः यह भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। शिष्य का मानना है कि यह मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप के समान एक प्राचीन कुलीन वंश है जिसे लिन मिंग ने कुछ भाग्यशाली संयोग से प्राप्त किया था। जहां तक लिन मिंग के जीवन और पृष्ठभूमि का सवाल है, उन पर पहले से ही दिव्य फीनिक्स द्वीप द्वारा स्पष्ट रूप से शोध किया जा चुका था। स्काई फॉर्चून किंगडम के आम लोग पीढ़ियों से नश्वर थे। लिन मिंग के लिए अपने परिवार से इस तरह की रक्तरेखा प्राप्त करना असंभव था। इस प्रकार एकमात्र अन्य कारण यह था कि स्वर्ग ने उसे एक भाग्यशाली चमत्कार उपहार स्वरूप दिया था। प्राचीन कुलीन वंश? म्यू युहुआंग झिझका। शायद मामला इतना सरल नहीं था। आखिर किस प्रकार की प्राचीन कुलीन वंशावली के कारण उसके भीतर का वर्मिलियन बर्ड वंश भी भय से कांप उठता है? क्या ये कोई देव जानवर हो सकता है? म्यू युहुआंग को इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। आकाशीय महाद्वीप में कोई देव जानवर मौजूद नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि स्काईस्पिल महाद्वीप के ऊपर देवताओं का राज्य था, लेकिन देवताओं के राज्य में भी देव पशु का अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ था। लिन मिंग को अपने वंश में प्रत्यारोपित करने के लिए देव जानवर का रक्तसार कहां से मिला? अगर वह इतनी दूर तक पहुंच भी गया होता तो एक साधारण हड्डी बनाने वाला लड़का ऐसी वंश परंपरा को कैसे आत्मसात कर सकता था? किसी भी मामले में यह सच था कि लिन मिंग के भीतर एक गुप्त रक्तरेखा थी और इस रक्तरेखा की एक असाधारण उत्पत्ति थी। हालांकि म्यू युहुआंग उसके रहस्यों को जानना नहीं चाहता था। सच तो यह है कि भाग्यशाली अवसर भी व्यक्ति के भाग्य का हिस्सा होते हैं। एक महान भाग्यशाली अवसर के साथ ही एक महान भाग्य भी आया। भाग्य ही वह अनिवार्य सत्य था जिसके अनुसार अद्वितीय सम्राट बनने के लिए अद्वितीय प्रतिभा की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से ही अद्वितीय सम्राटों का जन्म आमतौर पर शिखर पर स्थित चरित्र के संचित भाग्य से होता रहा है। यदि किसी का भाग्य ऐसा न हो फिर भी वह इन चीजों की लालसा करे तो वह अपने ऊपर अप्रत्याशित आपदा को आमंत्रित करेगा। इतिहास ने इस बात को बार बार सिद्ध किया है। ये तथाकथित अशुभ वित्तपूर्ण खजाने अक्सर अमूल्य होते थे। हालांकि अजीब बात यह थी कि अगर कोई इसे प्राप्त कर लेता तो उसकी मृत्यु ऐसे होती जैसे कि उसे कोई श्राप दे दिया गया हो। यदि किसी के पास महान भाग्य नहीं है, जैसे कि वह दुनिया का नायक है, तो वह अपने लिए ऐसे खजाने इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होगा। एक ऐसी प्रतिभा को जन्म देना जो अद्वितीय सम्राट बने, शायद दिव्य फीनिक्स द्वीप के पास भी ऐसी नियति नहीं थी। इससे भी अधिक, म्यू युहुआंग तो बस एक बूढ़ी महिला थी जिसकी जिंदगी के कुछ 100 साल ही बचे थे। इस प्रकार का विनाशकारी खजाना वह वहन करने में सक्षम नहीं थी। भले ही वह बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्वक इसे प्राप्त करने में सफल रही हो, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए यह मूलतः बेकार था। म्यू युहुआंग अब सबसे अधिक यही देखना चाहती थी कि उसका दिव्य फीनिक्स द्वीप समृद्धि के युग में प्रवेश कर सकेगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मार्शल आर्ट स्टेज पर लिन मिंग और जियोची ने एक बार फिर लड़ाई लड़ी। दोनों भाले टकराए। एक और गोल्डन बेल माउंटेन की भाला कौशल प्रतिभा थी जिसके हर कदम में गहन सिद्धांत निहित थे। लेकिन जहां तक दूसरी तरफ का सवाल है, उन्हें भाले की क्षमता की गहरी समझ थी। यद्यपि उनके भाला कौशल सरल और अभावग्रस्त थे, फिर भी हर भाला भूस्खलन की तरह था, हर भाला सुनामी की तरह था, हर भाले में अंतहीन पहाड़ों और नदियों की शक्ति समाहित थी। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अच्छी तरह से मेल खाते थे। खनक 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 खनक। प्रत्येक प्रहार के साथ एक हिंसक रूप से उग्र वास्तविक सार शॉकवेव फूटती थी, जिसमें नीला रंग सुनहरे रंग के साथ मिल जाता था, जिससे धरती हिलने लगती थी। हवा में तीव्र आघात तरंगों के कारण इस युद्ध दृश्य को देखने वाले दर्शकों को ऐसा लग रहा था जैसे वे इसे पानी की लहरों के नीचे देख रहे हों। लिन मिंग द्वारा फेंके गए प्रत्येक भाले में बहुत अधिक दबाव था। भले ही जियोची के भाले में एक अजीब शक्ति थी, लेकिन वास्तव में इसे लिन मिंग की ताकत ने बलपूर्वक भंग कर दिया था। दोनों युवकों के बीच कई दर्जन चालों तक मुकाबला चला। लिन मिंग ने बहुत सारा सच्चा सार ग्रहण कर लिया था, लेकिन शियाओची ने भी ऐसा ही किया था। ये लड़ाई लिन मिंग द्वारा लड़ी गई सबसे लंबी लड़ाई थी। अपनी ताकत के साथ वह आसानी से थंडर सोल का उपयोग कर सकता था और भारी बल के साथ जीत सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्हें ये देखने के लिए इस युद्ध की आवश्यकता थी कि भाला चलाने में कौशल की कितनी डिग्री प्राप्त हो सकती है। जियाओची ने मुड़कर अपना भाला आगे बढ़ाया। यद्यपि यह भाला कौशल बहुत धीमा दिखता था, परंतु मात्र एक क्षण में भाले की नोक तुरंत आपके सामने आ जाती थी। इस तरह के अजीब और भ्रामक स्थानिक कौशल का बचाव करना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि लिनमिंग भी ऐसे भ्रामक स्थानिक कौशल के साथ भाले को पूरी तरह से चकमा देने में असमर्थ था। भाले की नोक लिनमिंग के वास्तविक शारीरिक सार के खिलाफ रगड़ी और एक फटने वाली ध्वनि के साथ एक अतुलनीय रूप से तेज सुनहरा भाला लिनमिंग के वास्तविक शारीरिक सार को भेदता हुआ थोड़ा सा खून ले गया। जियोची आश्चर्यचकित था। क्या हो रहा था? उस हमले में उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसका भाला लोहे में घुस गया हो, लेकिन वह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। लेकिन उसी समय लिनमिंग का भाला हिमस्खलन की तरह नीचे गिर पड़ा। जियाओची ने तुरंत अपना भाला उठाकर उसे रोक दिया। झनकार। जैसे ही यह प्रहार हुआ, शियाओची के हाथ में मौजूद सुनहरा भाला अर्धचंद्राकार हो गया। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और हर कदम जमीन पर गहरा निशान बनाता हुआ आगे बढ़ा। मंच की टाइलें, जो एक व्यूह रचना द्वारा टिकी हुई थीं, उनके पैरों के दबाव से टूट गईं तथा मंच पर दरारें पड़ गईं। 70 से 80 फीट पीछे हटने के बाद जियाओची अंततः रुक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया है और उसकी उंगलियां भी कांप रही हैं। कितनी भयानक ताकत और भाले की क्षमता! यद्यपि वह उस अंतिम हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर में रक्त उबल रहा है और उसकी शिरोबिंदुओं में अफरा तफरी मच गई है। दर्शकों में गोल्डन बेल माउंटेन के बुजुर्ग की सांस रुक गई। कितना डरावना लड़का है! चीयर ने अपने शरीर पर बल डालने के लिए एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया। लिनमिंग की ताकत और भाले की क्षमता जो उसने प्रकट की थी, एयर की मांसपेशियों और कंकाल पर प्रवाहित हुई, उसके पैरों के माध्यम से जमीन में प्रवेश कर गई। यद्यपि उसने अपनी इतनी शक्ति खर्च कर दी थी, फिर भी वह घायल था। इस भाले की शक्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई पहाड़ आप पर गिर जाए। वास्तव में ये लड़का सचमुच एक भाला प्रतिभाशाली है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसके पास कोई महान गुरु नहीं है जो उसे भाला चलाने की कला सिखा सके। यदि वह केवल कुछ फाउंडेशन स्पीयर तकनीक कौशल सीखता है तो यह वास्तव में बेकार है। एक अन्य गोल्डन बेल माउंटेन बुजुर्ग ने कुछ अफसोस के साथ कहा, जाहिर तौर पर दुखी था कि लिनमिंग अपने गोल्डन बॉल माउंटेन में शामिल नहीं हुआ था। अल्पविराम डॉट। हा, क्या शानदार लड़ाई थी! जियोची ने अचानक अपना भाला रख दिया। उसका पूरा माथा पसीने से भीगा हुआ था और चेहरा लाल हो गया था। उसके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ रहा था और उसने स्पष्टतः बहुत अधिक शक्ति खर्च कर दी थी। यहाँ भी ऐसा ही, लिनमिंग भी सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। कई लगातार लड़ाइयों के बाद, यहाँ तक कि पूरक गोलियों के साथ भी, उसने अपने असली सार का 70% से अधिक हिस्सा खा लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के वास्तविक सार में कई जटिल और विचित्र कारक थे। लिनमिंग की वर्तमान लड़ाकू शक्ति उसकी इष्टतम स्थिति के आधे से भी कम थी। तुम तो एक राक्षस हो। आपने लगातार 5 भयंकर मुकाबले लड़े हैं और फिर भी आप इस स्तर तक लड़ सकते हैं और आपके पास ऊर्जा बची हुई है। मैं हार स्वीकार करता हूँ। शियाओची ने परिणाम पर दुख जताते हुए आह भरी। वह लिनमिंग के बराबर था, लेकिन यह पता चला कि लिनमिंग की सहनशक्ति उससे कहीं अधिक थी। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो उनकी हार केवल समय की बात थी। अच्छा लड़ा। लिनमिंग ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। शियाओची के खिलाफ इस मैच के दौरान उन्होंने कई चीजें सीखीं और कई जानकारियां हासिल की। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अपनी कमियों को पूरा करने के लिए भाला कला मैनुअल की तलाश करनी होगी। जब शियाओची ने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली तो पूरा दर्शक मंडल चुप हो गया। 6 महान प्रमुख शिष्यों के अंतर्गत सबसे मजबूत प्रत्यक्ष शिष्य वास्तव में हार गया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ पराजित हो गए। यहाँ तक कि 5 तत्व क्षेत्र के शिष्य जो शियाओची के लिए बेसब्री से जयकार कर रहे थे, वे भी इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। सच्चाई ये थी कि जब लिनमिंग ने गड़गड़ाहट और आग की इस शक्ति का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह सिर्फ अपने भाले के खेल का उपयोग करके जियोची के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था, तो उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जियोची हार जाएगा। बात बस इतनी थी कि वे इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियाओ हार गए। शियाओची से ऊपर केवल 6 महान प्रत्यक्ष शिष्य हैं। हालांकि हर कोई जानता था कि लिनमिंग पहले से ही पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन कोई भी प्रत्यक्ष शिष्य उसे चुनौती देने के लिए मंच पर नहीं आया। लिनमिंग की जीत की लय ने उन्हें बेदम कर दिया था और किसी में भी उसे चुनौती देने का साहस या योग्यता नहीं थी। लिनमिंग ने एक गोली निगल ली और अपने भाले का उपयोग करके मंच पर खड़ा हो गया। इस बार उन्होंने किसी को भी युद्ध के लिए चुनौती नहीं दी। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह दोबारा लड़ेगा तो वह अपने मुख्य शिष्य के खिलाफ होगा। 6 महान मुख्य शिष्य, यह अज्ञात था कि वह कितने लोगों से लड़ सकता था। लिनमिंग ने मुडिंगशान की ओर देखा और देखा कि वह तैयारी कर रहा था। अगला मुकाबला मुख्य शिष्यों के बीच होगा। डिंगशान, जियाओकिंग, अगर आप लड़ते हैं तो जितना संभव हो उतना देरी करने की कोशिश करें ताकि लिनमिंग को ठीक होने के लिए अधिक समय मिल सके। म्यू डिंगशान और म्यू शियाओकिंग ने एक साथ बूढ़ी महिला युहुआन के वास्तविक सार ध्वनि संचरण को सुना। हाँ, माननीय संप्रदाय गुरु। अल्पविराम। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के भोज क्षेत्र में पीले रंग के युवक ने झोली की ओर देखा और उसे मंच पर जाने का आदेश दिया। तुम लिनमिंग को मुडिंगशान को बाहर निकालने की चुनौती दो, मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। पीला युवक ने संक्षेप में कहा। झोली ने भौहें सिकोड़ी। वह किसी भी तरह से कोई ऐसा कपटपूर्ण कार्य नहीं करना चाहता था, जैसे किसी कमजोर स्थिति में किसी का फायदा उठाना। एक सच्चे सज्जन का आचरण ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने वह हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हे, क्या बात है? क्या आपको लगता है कि आप किसी का फायदा उठा रहे हैं जब वह निराश हो?
ठीक है, जब वे हारेंगे तो हम एक ब्रेक लेंगे और कोई दूसरा कारण तलाशेंगे। पीला पड़ा युवक सहजता से बोल रहा था, उसके शब्दों में एक दबंग लहजा था जिससे जोली असहज महसूस कर रहा था। ये व्यक्ति अपनी पिछली कही गई बातों पर बहुत उत्सुक है तथा अकेले ही दिव्य फीनिक्स द्वीप के प्रत्यक्ष अनुयायियों को चुनौती देना चाहता है। वह इन सब से क्या चाहता है? जोली ने हैरान होकर सोचा। इस समय पीले रंग के युवक ने लेई जिंगटियन के साथ संवाद करने के लिए एक सच्चे सार्वध्वनि संचरण का उपयोग किया। फिर लेई जिंगटियन खड़ा हुआ और मुस्कुराया, उच्च मास्टर युहुआंग, आपके महान द्वीप का लिन मिंग वास्तव में युवाओं में से एक नायक है। हालांकि मेरे पंचतत्व क्षेत्र के 5 महारथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद ऐसा लगता है कि वह पहले ही थक चुके हैं। क्यों ना हम एक समझौता कर लें और थोड़ा आराम कर लें ताकि लिन मिंग आराम कर सके। इसके बाद मुख्य शिष्यों के बीच अंतिम प्रतियोगिता होगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? हम युहुआंग की पतली भौहें ऊपर उठ गईं। ये साथी, ये छोटा नेवला क्या चाहता था? वह किस बारे में सोच रहा था? क्या उन्होंने वास्तव में क्षणिक युद्ध विराम की पेशकश की थी? ये तो पता ही था कि लिन मिंग ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। भले ही म्यू डिंगशान और म्यू शियाओकिंग कुछ मैचों के लिए देरी करने में सक्षम थे ताकि लिन मिंग आराम कर सके, फिर भी वह इस कम समय में पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। लेई जिंगटियन के बोलने के बाद वह मु युहुआंग के जवाब की प्रतीक्षा करने से पहले एक हर्षित हंसी के साथ बैठ गया। जो ली उलझन में था, आखिर यह पीला युवक कौन था? ऐसा लग रहा था कि उसके मालिक को उसकी राय की बहुत परवाह थी। ये व्यक्ति रहस्य से घिरा हुआ है, ये तो एक ठंडे सांप की तरह है। मास्टर ने कहा कि वह एक संत रैंक की प्रतिभा थी जो उन्हें उत्तरी क्षेत्रों में मिली थी, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि यह स्पष्टीकरण बहुत दूर की कड़ी थी। उनकी मार्शल प्रतिभा आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है और वे कई अलग अलग साधना पद्धतियों को भी समझते हैं। उसकी साधना केवल प्रारंभिक हाउटियन क्षेत्र तक ही सीमित है, फिर भी वह मुझे आसानी से हरा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि वह स्काई स्पिल कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ रहस्य भी जानता है, जैसे कि संत की किंवदंतियां। इस आदमी के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या थी। आखिर वह कौन था? कुछ समय के लिए जोली को यह भी संदेह हुआ कि उस पीले आदमी पर किसी प्राचीन राक्षस का साया है। बेशक यह ऐसी चीज थी जो केवल काल्पनिक उपन्यासों में ही मौजूद थी, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भूत प्रेत जैसी चीजें भी अस्तित्व में होती हैं। जब जोली दिवास्वप्न देख रहा था, लेई जिंगटियन उस पीले युवक के साथ एक सच्चे सार्वध्वनि संचरण का आदान प्रदान कर रहा था। हम सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही करेंगे। कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मम, बहुत बढ़िया। अंतरिम अवकाश 2 घंटे का तय किया गया। मंच पर टाइमर के रूप में एक मोटी और लंबी अगरबत्ती रखी गई थी। लेई जिंगटियन अपनी कुर्सी पर बैठे थे, उनकी आंखें चिंतन में बंद थीं। जोली उसके पास बैठा उदास भाव से उस पीले युवक को देख रहा था। उसे भोज की मेज के दूसरी ओर एक हाथ में उत्तम मदिरा से भरा 100 वर्ष पुराना बर्तन और दूसरे हाथ में जैद का प्याला लिए खुलकर पीते हुए देख रहा था। जियाओलिंग, तुम्हें क्या लगता है वह लेई मुबाई कौन है? जोली के दिल में संदेह की गहरी भावना थी जो लंबे समय से उस पर हावी थी और वह अपनी छोटी बहन से पूछे बिना नहीं रह सका। हो, कौन व्यक्ति? जो शियाओलिंग ने जब एक स्प्रेड फल उठाया और उसे चबाया तो वह हैरान दिख रही थी। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लेई एक संत रैंक की प्रतिभा नहीं है जिसे मास्टर ने उत्तरी क्षेत्रों से पाया है? हे, इस विषय में बोलते हुए, हमारे पंचतत्व क्षेत्र में पिछले कुछ 100 वर्षों से संत रैंक की प्रतिभा नहीं थी। इस बार अन्य 6 संप्रदाय सचमुच डर जाएंगे। मैं उनके अचंभित भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, वे कितने मजेदार होंगे। जो ली ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि कुछ तो ठीक नहीं है। जो शियाओलिंग ने गर्व से कहना जारी रखा, बड़े भाई, आप नहीं जानते, लेकिन जब भोज शुरू हुआ और वह मूर्ख जान युनजियान लिन मिंग के बारे में बात कर रहा था, तो वह ये भी कह रहा था कि म्यू कियानयू और म्यू बिंगयुन कितने महान थे। हे, मैं उस समय मुस्कुराना चाहता था, लेकिन मैंने इसे दबा दिया और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लेई का उल्लेख नहीं किया। अन्यथा अगर जान युनजियान को पता होता कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लेई अपनी उम्र में म्यू कियानयू और म्यू बिंगयुन से भी अधिक भयंकर थे, तो मुझे आश्चर्य है कि उनके चेहरे पर किस तरह का मजाकिया भाव होता। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि उस अहंकारी डींग हाँकने वाले जान युनजियान को लगा कि उसे हमारे थंडरक्रेस्ट संप्रदाय की प्रतिभाओं की अच्छी समझ है। इस बार तो उसका जबड़ा जरूर खुला रह जाएगा। जब जो शियाओलिंग बोल रही थी तो उसके चेहरे पर अत्यंत आत्मसंतुष्ट भाव था। उसका छोटा सा चेहरा इस तरह लाल हो गया था मानो वह महान सम्मान भी उसका अपना था। उसने अपना आत्मिक फल खाना बंद कर दिया। इसके बजाय एक लालसा भरे भाव के साथ बाहर देखने लगी। मैं वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लेई को मंच पर जाते और सभी को हराते हुए देखना चाहती हूँ। वह म्यू डिंगशान, म्यू शियाओकिंग और विशेष रूप से वह शापित हारे हुए लिन मिंग। मुझे उम्मीद है कि लिन मिंग को तब तक पीटा जाएगा जब तक वह चल नहीं सकेगा। जैसे जैसे जो शियाओलिंग बोलती गई, वह और अधिक उत्साहित होती गई, मानो वह बोलना बंद नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बोलती गई, जोली की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत होती गई। उसके हृदय में एक बहुत ही अंधकार में आशंका थी, मानो उसका विनाश निकट आ रहा हो। जब उसने जो शियाओलिंग के चेहरे पर खुशी और उत्साह की लालिमा देखी, तो वह डरावना पूर्वाभास आखिरकार सच हो गया। उन्होंने एक सच्चे सार्वध्वनि संचरण का उपयोग किया और तीखी आवाज में पूछा, जियाओलिंग, मुझे मत बताओ कि तुम्हें वह लड़का पसंद है। जियाओलिंग अचानक स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत शर्मा गया। वह एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह थी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। बड़े भाई, बातें बनाना बंद करो। जोली का दिल कांप उठा। ये तो बुरा था। यदि उसकी छोटी बहन को वह लड़का पसंद आ गया तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी। भले ही लेई मुबाई की स्थिति में कोई समस्या न हो, लेकिन जोली को पता था कि यह पीला और भयावह दिखने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी बहन को गंभीरता से नहीं लेगा। अधिक से अधिक वह कोई खिलौना होगी। लेकिन अब वह जानता था कि जो शियाओलिंग कभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनेगी।
इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास केवल निराधार धारणाएं थीं तथा उसके संदेह को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। यह आदमी अल्पविराम 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 डॉट डॉट। जब आधा घंटा बीत गया तो भोज में शामिल बहुत से लोग आराम करने, शौचालय जाने, बातचीत करने, हंसने या एक दूसरे के साथ छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा करने के लिए जा चुके थे। पूरा पर्वत गतिविधि से गुलजार था। लेई मुबाई पूरे समय भोज की मेज पर बैठा रहा और धीरे धीरे शराब पीता रहा। मु युहुआंग ने मुझ पर ध्यान दिया। लेई मुबाई ने अचानक एक सच्चे सार ध्वनि संचरण का उपयोग करते हुए कहा। लेई जिंगटियन की आंखें अभी भी ध्यान में बंद थीं, पहले की तरह शांत। मु युहुआंग पहले से ही लेट रिवॉल्व कोर दायरे में है। भले ही आप अपनी ऊर्जा को छिपाने की कोशिश करें, आप उसकी भावना से बच नहीं सकते, नहीं आप अपने शरीर के मोटे सच्चे सार को छिपा सकते हैं। लेई मुबाई ने व्यंग्य किया। अधिक से अधिक वह केवल ये देख पाती है कि मेरी साधना गहरी है, लेकिन वह उन प्राचीन शैतानी कलाओं को नहीं देख पाएगी जिन्हें मैं विकसित करता हूँ। मैं 3 साल पहले थंडरक्रेस्ट संप्रदाय में शामिल हुआ था, जब मैं 14 साल का था, और काफी समय से वहां हूँ। मैंने थंडरक्रेस्ट संप्रदाय की मुख्य साधना विधियों का भी अभ्यास किया है। सचमुच, मैं एक सच्चे शिष्य से भिन्न नहीं हूँ। जब उसे पता चलेगा कि मैं थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का संत रैंक का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, तो अधिक से अधिक उसे संदेह होगा, लेकिन वह मुझ में कोई दोष नहीं ढूंढ पाएगी। वह पीला पड़ा युवक अपने आप पर बहुत आश्वस्त था। उन्होंने एक साधना पद्धति का अभ्यास किया जो उनके गुरु पूर्वज को 300 वर्ष पहले दक्षिण सागर के कुछ प्राचीन खंडहरों के अंदर एक पुस्तक में मिली थी। भले ही म्यू युहुआंग एक अद्वितीय सम्राट था, फिर भी वह इस बिंदु का उपयोग करके उसकी स्थिति को नहीं देख पाएगी। जब उस प्राचीन शैतान कला का उल्लेख हुआ तो लेई जिंगटियन अचानक हिल गया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज धीमी थी। तुम्हारा स्वामी अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा, है ना? पीला युवक चालाकी से मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं। दक्षिण सागर दानव क्षेत्र और फीनिक्स द्वीप के बीच ये युद्ध एक सतत युद्ध होगा जो पूरे दक्षिण क्षितिज क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। यह ऐसा कुछ नहीं है जो 1 या 2 साल में सुलझ जाएगा। जब समय आएगा तो हम थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शासक की मदद पर भी निर्भर होंगे। तो मेरे स्वामी अपने वादे से कैसे पीछे हट सकते हैं? चूंकि मास्टर ने थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शासक को प्राचीन शैतान कला की पहली परत का एक स्क्रॉल देने का वादा किया है, इसलिए यह अब से 1 महीने बाद आपके हाथों में पहुंचा दिया जाएगा। लेई जिंगटियन ने गुस्से से कहा, बेहतर होगा कि आप कोई चाल न चलें, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे शब्दों पर पछतावा दूंगा। हाँ हाँ भाई हाँ। अन्यथा यदि आप पंचतत्व क्षेत्र और दिव्य फीनिक्स द्वीप के बीच गठबंधन को सक्रिय करते हैं तो मेरे दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के लिए ये युद्ध और भी कठिन हो जाएगा। बेशक, चूंकि आपने अब दिव्य फीनिक्स द्वीप और 5 तत्व क्षेत्र के बीच गठबंधन को बर्बाद कर दिया है, ये वास्तव में प्रशंसा के योग्य कार्य है। मैं ये बात सच सच अपने स्वामी को बताऊंगा, जिससे महाराज को पुण्य प्राप्त होगा। तो फिर मुझे संत पुत्र को परेशान करना पड़ेगा। जब तक इस बूढ़े आदमी की शर्तें पूरी होती रहेंगी तब तक सब ठीक रहेगा। निश्चिंत रहें, मेरा दक्षिण सागर दानव क्षेत्र केवल पंचतत्व क्षेत्र के साथ सहयोग करने में रुचि रखता है और संघर्ष में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। पंचतत्व क्षेत्र दक्षिण क्षितिज क्षेत्र से कई लाख मील दूर है। भले ही भविष्य में मेरा दक्षिण सागर दानव क्षेत्र पवित्र भूमि बन जाए, हम पंचतत्व क्षेत्र को खतरा नहीं बनाएंगे। लेई जिंगटियन ने कोई भाव नहीं दिखाया। यद्यपि दक्षिण सागर दानव क्षेत्र का ये संत पुत्र एक ठंडा और गणनाशील सर्प जैसा था, फिर भी इस मामले के बारे में उसके शब्द सत्य प्रतीत होते थे। सदियों से उन्होंने यह नहीं सुना था कि कोई पवित्र भूमि 2 क्षेत्रों को पार करके दूसरों पर विजय प्राप्त करती है। प्रारंभ में यहाँ तक कि मूक दानव सम्राट शहर ने भी दक्षिण क्षितिज क्षेत्र में हलचल पैदा नहीं की थी। लेई जिंगटियन ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, एक बार जब दक्षिण सागर दानव क्षेत्र दिव्य फीनिक्स द्वीप पर विजय प्राप्त कर लेगा तो क्या वे पवित्र भूमि बन पाएंगे? ये संभवतः बहुत अधिक कठिन होगा। पवित्र भूमि बनने के लिए हमें संभवतः डायस्पेस सेक्ट और सुप्रीम मिस्ट्री मंदिर को निगलना होगा। लेई मुबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, एक सामान्य 5वीं श्रेणी का संप्रदाय पवित्र भूमि बनने से बहुत दूर था। उन्हें संभवतः सैकड़ों या यहाँ तक कि 1000 वर्षों तक संचित शक्ति की आवश्यकता होगी। पवित्र भूमि बनने के लिए अधिक संसाधनों को लूटना बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक अद्वितीय सम्राट का विकास करना। मुझे विश्वास है कि महामहिम संत पुत्र के पास इसे प्राप्त करने का एक आशाजनक मौका होगा। लेई जिंगटियन ने लेई मुबाई की ओर देखते हुए कहा, यह उसके मुंह से आई एक दुर्लभ प्रशंसा थी। हाँ, लेई मुबाई मुस्कुराया। यद्यपि वह जानता था कि वह केवल उसकी चापलूसी कर रहा था, फिर भी इससे उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। अतीत में शायद मैं इतना आश्वस्त नहीं होता, लेकिन अब मेरे हाथ में प्राचीन शैतान की पुस्तक है और मेरी 7वीं कक्षा की थंडर मूल ऊर्जा समलन संगतता के साथ मेरे पास वास्तव में सफल होने का मौका है। हालांकि मुझे एक महान भाग्य की भी आवश्यकता होगी जो मुझ पर गिरे। भाग्य जैसी कोई चीज सचमुच एक मायावी और रहस्यमय विचार था। स्काईस्पिल महाद्वीप के 100 मिलियन मील के दायरे में खरबों लोग रहते थे। इतने सारे लोगों के भीतर अनगिनत प्रतिभाएं भी थीं। हालांकि जो लोग अद्वितीय सम्राट की उपाधि का दावा करने में सक्षम थे, वे अत्यंत दुर्लभ थे। अपने अपने क्षेत्रों में छिपे रहने वाले तथा सफलता की तलाश में रहने वाले पुराने राक्षसों के अलावा जो वास्तव में विश्व को ज्ञात थे, वे 10 से अधिक व्यक्ति नहीं थे। यहाँ तक कि ये 10 व्यक्ति भी अपनी गतिविधियों और स्थानों के बारे में गुप्त थे। संभवतः उनमें से कुछ लोग पहले ही उच्चतर लोकों तक पहुंच चुके थे। इस लगभग शून्य संभावना ने कई प्रतिभाशाली लोगों को घोर निराशा में डाल दिया था। यहाँ तक कि यदि वे संत श्रेणी की प्रतिभाएं भी थीं, तो भी वे सबसे अधिक संभावना से अंतिम परिक्रमी कोर क्षेत्र में या यहाँ तक कि चरम परिक्रमी कोर क्षेत्र में ही रुक जाएंगी। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति अद्वितीय सम्राट बनना चाहते थे, उन्हें एक बड़े भाग्यशाली अवसर का अनुभव करना पड़ता था या उनमें से कई का अनुभव करना पड़ता था।
ये वह तथाकथित भाग्य था जिसकी किसी को आवश्यकता थी। एक अर्थ में ये कि लेई मुबाई का जन्म 5वीं श्रेणी के संप्रदाय में हो सकता है, संप्रदाय के गुरु के शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और यहाँ तक कि बाद में प्राचीन शैतान टॉम की खेती भी कर सकता है। इसे भी एक तरह की नियति माना जा सकता है। प्रत्येक अद्वितीय सम्राट अपने शरीर पर एक विशाल भाग्य संचित करेगा। युवावस्था में वे प्रतिभाशाली होंगे जिन्हें बड़ी भाग्यशाली घटनाओं, अनंत भाग्यशाली अवसरों का सामना करना पड़ेगा, और उनकी ताकत अन्य सभी से आगे निकल जाएगी। वे अन्य सभी नायकों के प्रति तिरस्कार प्रदर्शित करते हुए दुनिया को हिला देंगे। जब ये अद्वितीय सम्राट युवा थे तो उन्हें कई दुर्जय विरोधियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए वे साथी जो अजेय ताकतवर माने जाते थे। अपने क्षेत्र में वे अपने संप्रदाय के शीर्ष कनिष्ठ कहलाते थे। हालांकि जब ऐसा कोई व्यक्ति उनके जूते के नीचे गिर जाता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पराजित होता है जो उनकी साधना में था, या यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उन्हें हराने के लिए क्षेत्रों को पार कर गया था, तो वह जीत धीरे धीरे उनकी हड्डियों में समा जाती है, एक विश्वास बन जाती है जो उनके दिल में खुद को स्थापित कर लेती है, उनकी ताकत और प्रतिभा का एक हिस्सा बन जाती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में वे निडर रहेंगे। यह विश्वास उनके पास आने वाले भाग्य के अतिरिक्त किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए स्वर्ग में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त होगा। 30 वर्ष की आयु से पहले रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र में प्रवेश करना, 50 वर्ष की आयु से पहले रिवॉल्विंग कोर के चरम स्तर तक पहुंचना, तथा 100 वर्ष की आयु से पहले अद्वितीय सम्राट बनना। हालांकि एक बार इस आयु को पार कर लेने पर पुनः अपनी साधना में प्रगति करना बहुत कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए म्यू युहुआंग जैसा कोई व्यक्ति, वह बूढ़ी म्यू युहुआंग यदि 100 वर्षों का समय भी लगा ले तो भी वह अपनी साधना को केवल एक छोटे से क्षेत्र तक ही बढ़ा पाएगी। उसके लिए तो ये पहले से ही एक महान सौभाग्य था। उदाहरण के लिए लेई जिंगटियन जैसा कोई व्यक्ति, वह पहले से ही मध्य परिक्रामी कोर क्षेत्र में पूरे 150 वर्षों से फंसा हुआ था तथा उस दलदल से बाहर निकलने के लिए पागलपन की तरह प्रयास कर रहा था जिसमें वह फंसा हुआ था। अन्यथा वह दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के साथ सहयोग करने की इतनी भयानक योजना कैसे बना पाते? ये सब इसलिए था ताकि वह प्राचीन शैतान टॉम की खेती कर सके। लेई जिंगटियन को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने शांति से कहा, लिन मिंग नाम का वह लड़का भविष्य में आपका प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य फीनिक्स द्वीप वास्तव में इतना अच्छा हथियार बनाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारा पद छीन लेगा? आप उससे निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं इस मुद्दे पर तब सोचूंगा जब दिव्य फीनिक्स द्वीप नष्ट हो जाएगा, लेई मुबाई ने हल्के से कहा। सामान्य परिस्थितियों में जब दो शीर्ष संप्रदाय एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा करते हैं तो वे सबसे पहले अपने शत्रु की ताकत के मूल को नष्ट कर देते हैं। ये ज़ियानिटियन और रिवॉल्विंग कोर पावर हाउस होंगे। जहां तक इन संप्रदायों के अनुयायियों का प्रश्न है, उन पर जानबूझकर निशाना नहीं साधा जाएगा। बड़े संप्रदायों के बीच युद्ध अधिकतम 1 या 2 वर्ष तक चलता था। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उस समय किसी जूनियर के लिए रिवॉल्विंग कोर मास्टर बनना असंभव था। इस प्रकार युद्ध पर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके विपरीत युद्ध समाप्त होने के बाद नष्ट हो चुके संप्रदाय के अनुयायियों को मौत का खतरा हो जाता। इस दबाव के तहत कई लोग अपने संप्रदाय को धोखा देकर विजेता से मिलने को तैयार हो गए। वे इस बात के लिए तैयार होंगे कि उन पर प्रतिबंधात्मक मोहर लगा दी जाए और उनका उपयोग किया जाए। युद्ध के बाद राक्षसी संप्रदाय आमतौर पर ऐसा ही करते थे, क्योंकि उन्हें भी राक्षसों का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उन्हें अपने संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी। लेई मुबाई ने लिन मिंग की ओर देखा। उसकी आवाज में उपहास भरा भाव था। जैसे ही उसने कहा, एक बार दिव्य फीनिक्स द्वीप नष्ट हो जाए, अगर वह जानता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वह एक अच्छा छोटा लड़का होगा और मेरे दक्षिण सागर दानव क्षेत्र को उस पर प्रतिबंध की मुहर लगाने देगा। अन्यथा मैं उसके रक्तसार को चूस लूंगा और इसका उपयोग अपनी मार्शल आर्ट को विकसित करने के लिए करूंगा, और मैं उसकी लाश को अपने लिए एक ज़ोंबी रक्षक के रूप में उपयोग करूंगा। इससे उसका सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा। जैसे ही लेई मुबाई बोल रहे थे, मंच पर रखी लंबी और मोटी धूपबत्ती धीरे धीरे जलने लगी। दिव्य फीनिक्स द्वीप और पंचतत्व क्षेत्र के अनुयायी 2 घंटे का अवकाश समाप्त होने से पहले ही लौट आए थे और आगे होने वाले अद्वितीय संघर्ष को देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। इन शिष्यों की स्मृति में ये पंचतत्व क्षेत्र और दिव्य फीनिक्स द्वीप के बीच हुआ अब तक का सबसे उच्च स्तरीय द्वंद्व होगा। यह एक दुर्लभ घटना थी जो एक दशक में एक बार भी नहीं होती। स्वाभाविक रूप से कोई भी इसे चूकना नहीं चाहता था। हाँ, ये शुरू होने वाला है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। लिन मिंग, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डिंग शान, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन शियाओकिंग परम त्रिमूर्ति। क्या पंचतत्व क्षेत्र उन्हें रोक पाएगा? मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन मिंग की लड़ाई देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन मिंग को अपनी शीर्ष स्थिति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए उन्हें सबसे अंत में उठना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि लिन मिंग कितने मुख्य शिष्यों पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होंगे। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। उन्हें लिन मिंग पर बहुत भरोसा था। लिन मिंग ने शियाओची से बराबरी करने के लिए सिर्फ अपने भले का इस्तेमाल किया था। उसके पास एक प्रमुख शिष्य से लड़ने की पूरी ताकत थी। इसलिए इन छोटे दिव्य फीनिक्स द्वीप शिष्यों ने लिन मिंग को अपना आदर्श मान लिया था, और यह कहने के बजाय कि लिन मिंग जीत नहीं सकता, कहा कि वह वास्तव में कई प्रमुख शिष्यों को हरा सकता है। बेशक पंचतत्व क्षेत्र के अनुयायी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे अब भी मानते थे कि लिन मिंग को अपनी अंतिम लड़ाई में बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। 6 महान प्रमुख शिष्य अपने संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे, जो कई चयन प्रक्रियाओं से गुजरे थे। लेकिन इन पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों की मानसिक स्थिति और मनोबल के संदर्भ में, यदि उनके संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली कनिष्ठ व्यक्ति उनसे भी कम उम्र के किसी व्यक्ति से पराजित हो जाए, तो यह उनके आत्मसम्मान के लिए एक गंभीर आघात होगा। अंततः धूप जलकर बुझ गई। जैसे ही म्यू युहुआंग बोलने के लिए खड़ी हुई, वह आश्चर्य से चौंक उठी।
उसने अपना सिर भोज स्थल के प्रवेश द्वार की ओर घुमाया, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। कुछ ही क्षण बाद वह नए आगंतुक का स्वागत करने के लिए तेजी से उठी। दर्शकों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और वह चेहरे पर मुस्कान लिए एक छड़ी पर झुकी हुई थी। उन्होंने एक लंबी शॉल ओढ़ी हुई थी जिस पर 100 पक्षियों और फीनिक्स की आकृतियां बनी हुई थीं तथा उनके सिर पर लाल फीनिक्स का मुकुट रखा हुआ था। वह बहुत बूढ़ी थी और किसी 70 या 80 साल की नश्वर महिला से कुछ अलग नहीं लग रही थी। हर कोई भयभीत था। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य अवाक रह गए। ये है कि क्या वह उच्च पूर्वज है? उच्च पूर्वज वास्तव में आ गए हैं। मैं दर्जनों वर्षों से इस संप्रदाय में हूं, फिर भी ये पहली बार है कि मैंने उच्च पूर्वज को देखा है। दिव्य फीनिक्स द्वीप की उच्च पूर्वज म्यूफैंगक्सियन नाम की एक महिला थी। उनकी साधना चरम परिक्रामी कोर क्षेत्र में थी और अतीत में वह दिव्य फीनिक्स द्वीप की संत थीं। अपनी युवावस्था में वह एक संत रैंक की प्रतिभा भी थीं। उपस्थित लोगों में से कुछ रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स को छोड़कर बाकी लोगों ने म्यूफैंशियान की उपस्थिति केवल चित्रों में ही देखी थी। 200 वर्ष से भी अधिक समय पहले म्यूफैंशियान दिव्य फीनिक्स द्वीप के पीछे के पहाड़ों में एकांतवास में चले गए थे और अब उन्हें मानवीय मामलों की कोई परवाह नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस भोज प्रतियोगिता के दौरान म्यूफैंगक्सियन वास्तव में दिखाई देगा। ये जानना जरूरी था कि म्यूफैंशियान ने इस दुर्लभ उच्च स्तरीय प्रतियोगिता दृश्य को कई बार देखा था। जब वह छोटी थी तो उसने भी इनमें से कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और यहाँ तक कि एक चैंपियन भी रही थी। उसने सभी वीर कुलीनों को हराया था। उसका नाम पूरे देश में गूंज रहा था। ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाएं उसके लिए मामूली बातें थीं। उसे बस इसमें भाग लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार जब म्यूफैंशियान पहुंचे तो हर कोई अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित था। बड़े मास्टर, आप स्वयं कैसे आए? म्यू युहुआंग ने हैरान होकर पूछा। हाँ, पीछे के पहाड़ों के भीतर मैंने पूर्व से बैंगनी हवा को उठते देखा। ड्रैगन की एक जोड़ी संघर्ष करेगी। आज एक भव्य घटना घटेगी। एक सच्चे ड्रैगन का जन्म होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा। ये बूढ़ा शरीर बाहर आकर देखना चाहता है। एक सच्चा ड्रैगन पैदा होगा। ड्रैगन का एक जोड़ा संघर्ष करेगा। म्यू युहुआंग चौंक गया। म्यूफैंगक्सियन निस्संदेह लिनमिंग का जिक्र कर रहा था। लेकिन क्या दूसरा ड्रैगन? थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का वह अजीब युवक। म्यू युहुआंग ने देखा कि म्यूफैंशियन वास्तव में लेई मोबाई की बारीकी से जांच कर रही थी और उसकी पतली भौहें आपस में चिपक गईं। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय में वास्तव में संत रैंक की प्रतिभा थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लेई जिंगटियन पहले से ही इतना साहसी था। लिनमिंग के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी उन्होंने ये भावना बनाए रखी कि सभी घटनाओं पर उनका नियंत्रण है। म्यूफैंगक्सियन ने लेई मोबाई पर नजर डालने के बाद लिनमिंग को देखते हुए केवल मुस्कुराए। कई सांसें लेने के बाद उसने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। जैसे ही म्यू युहुआंग ने उसका हाथ पकड़ा, वह सम्मान की सीट पर चली गई और चुपचाप बैठ गई। लिनमिंग ने इस बूढ़ी औरत को देखा। चरम परिक्रामी कोर, वह अद्वितीय सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। बेशक यह एक कदम भी किसी खाई से अलग नहीं था। इसे पार करना अत्यंत कठिन था। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के भोज क्षेत्र में लेई जिंगटियन ने म्यूफैंगक्सियन को देखा और उसका धैर्य थोड़ा कम हो गया। ये बूढ़ी औरत, वह बाहर क्यों आएगी? उसे कोई खामी नहीं दिखनी चाहिए थी। लेई मोबाई ने भौहें सिकोड़ी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही म्यूफैंगक्सियन किसी पुराने भूत की तरह है, फिर भी उसके लिए मेरी साधना पद्धति को पहचानना असंभव होगा। इतना ही नहीं, मैं थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के 9 स्वर्ग गहन थंडर कानून की भी साधना करता हूं और एक थंडर आत्मा को नियंत्रित करता हूं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं एक सच्चा थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का अनुयायी हूं। ऐसा ही हो। इसके बारे में कुछ और सोचने के बाद लेई जिंगटियन ने भी सोचा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। यहां तक कि थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के उपसंप्रभु भी लेई मोबाई की स्थिति के बारे में नहीं जानते थे। लेई मोबाई की अभिव्यक्ति धुंधली थी जब उन्होंने कहा, ये बूढ़ी म्यूफैंगक्सियन, मुझे आश्चर्य है कि उसके पास जीवन के कितने दर्जन साल बचे हैं। उसकी उम्र को देखते हुए संभवतः उसकी उम्र 700 से कम नहीं होगी। एक मार्शल कलाकार के रिवॉल्विंग कोर दायरे में पहुंचने के बाद उनकी अवस्था के आधार पर उनका जीवन 500 वर्ष से 800 वर्ष तक हो सकता है। एक मार्शल कलाकार भी बहुत धीरे धीरे बूढ़ा होता है। उदाहरण के लिए, यद्यपि म्यू युहुआंग की आयु पहले से ही 400-500 वर्ष थी, फिर भी वह एक बहुत ही सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला की तरह दिखती थी। लेकिन जब उसका जीवन अपने अंत पर पहुंचने वाला था तो वह तेजी से बूढ़ी होने लगी और आखिरकार वह म्यूफैंशियान की तरह हो गई, जिसके जीवन के केवल कुछ दर्जन वर्ष ही शेष बचे थे। मूलतः दक्षिण सागर दानव क्षेत्र दिव्य फीनिक्स द्वीप पर हमला करने से पहले म्यूफैंगक्सियन की मृत्यु तक इंतजार करने की योजना बना रहा था। लेकिन म्यू क्यानयू और म्यू बिंगयुन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यदि म्यूफैंशियन की मृत्यु नहीं होती और ये दोनों बहनें अभी भी रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र में प्रवेश कर जाती तो वे अपना सारा समय बर्बाद कर देती। लाभ हानि की भरपाई नहीं कर सका, इसलिए उनके पास पहले कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि दोनों बहनें अभी बड़ी नहीं हुई थीं, म्यूफैंगक्सियन ने अपनी छड़ी रख दी और कहा, ये बूढ़ी औरत बस मजा देखना चाहती है। आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, हमेशा की तरह काम करें। यद्यपि म्यूफैंगक्सियन ने यह कहा था, उनकी उपस्थिति में दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य अत्यंत सावधान और सम्मानजनक थे। उनके लिए म्यूफैंशियान एक ऐसा अस्तित्व था जो केवल प्राचीन ग्रंथों में ही मौजूद था। दिव्य फीनिक्स द्वीप के कई प्राचीन ग्रंथों में म्यूफैंशियान का चित्र दर्ज किया गया है, लेकिन जहां तक म्यूफैंशियान का सवाल है, युवा शिष्यों ने उसे कभी नहीं देखा। म्यूफैंगक्सियन सिर्फ किंवदंतियों का एक चरित्र था, कोई भी उसके सामने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता था।
हालांकि भले ही वे सावधान थे, म्यू फैंगक्सियन के आगमन के साथ इस प्रतियोगिता का भव्य तमाशा अंतिम ऊंचाई पर पहुंच गया था, जिससे शिष्य उत्साह से कांपने लगे। म्यू युहुआन की घोषणा के साथ प्रतियोगिता अंततः शुरू हो सकती है। नीले वस्त्र पहने एक लड़की मंच पर धुएं के फटने जैसी गति से चलती हुई दिखाई दी। ये लड़की म्यू जियाओकिंग थी। यद्यपि म्यू जियाओकिंग तुलनात्मक रूप से साधारण दिखती थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत राजसी और सुरुचिपूर्ण था, जिससे एक ताज़ा एहसास होता था। दिव्य फीनिक्स द्वीप ब्लू लुवान गुट के मुख्य शिष्य म्यू जियाओकिंग, 19 वर्ष। मैं पंचतत्व क्षेत्र के 6 संप्रदायों के सभी वीर कुलीनों को चुनौती देता हूँ। कृपया सलाह दें। ऐसा लगता है कि म्यू जियाओकिंग पहले मंच पर जा रही है। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के भोज क्षेत्र में लेई मुबाई मंद मंद मुस्कुराए। म्यू जियाओकिंग म्यू डिंगशान से कमजोर थी, यही कारण था कि उसे पहले बाहर भेज दिया गया। अन्य प्रमुख शिष्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना लेई मुबाई मंच पर आ गए। जैसे ही लेई मुंबई मंच पर आए, उन्होंने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि सनफाया राजकुमारी हुओरुयान, जो आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, भी हैरान रह गई। यह आदमी कौन है? क्या वह अचानक कहीं से आ गया? थंडरक्रेस्ट संप्रदाय, क्या ये थंडरक्लैप जो ली मंच पर प्रवेश नहीं कर रहा है? एक नया व्यक्ति। मुझे थंडरक्रेस्ट संप्रदाय में ऐसा कोई चरित्र देखने की याद नहीं है। पंचतत्व क्षेत्र के शिष्य आपस में बातचीत करने लगे। इस स्तर की लड़ाई में केवल एक प्रमुख शिष्य के पास ही भाग लेने की योग्यता होनी चाहिए। किसी और का मंच पर जाना सचमुच अपमानजनक था। यहाँ तक कि कई थंडरक्रेस्ट शिष्य भी थे जो यह नहीं जानते थे कि यह लेई मुबाई कौन था। उन्होंने केवल इस पीले रंग के व्यक्ति को थंडर सॉवरेन के साथ चलते देखा। उनका मानना था कि वह एक नया शिष्य था और उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि वह खुलेआम मंच पर चढ़ आया। क्या हो रहा था? म्यू जियाओकिंग ने भौहें सिकोड़ ली, कुछ नहीं बोला। चाहे वह कोई भी हो, जब से वे मंच पर आए हैं, वह उनके साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार करती हैं। उसने अपने हाथ में एक नीली तलवार ली और ठंडे स्वर में कहा, अपना कदम बढ़ाओ। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन म्यू, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी कई शब्द हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। लेई मुबाई मुस्कुराया। हालांकि जब यह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी सूरज ही न देखा हो, तो इस मुस्कुराहट ने एक बहुत ही डरावनी और परेशान करने वाली भावना पैदा कर दी। लेई मुंबई ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए कहा, थंडरक्रेस्ट सेक्ट के लेई मुंबई, 17 वर्ष। इन शब्दों से श्रोतागण आश्चर्यचकित हो गए। 17 साल की उम्र। लेई मुबाई बहुत लंबा था और यह देखना मुश्किल था कि उसकी उम्र कितनी है। लेकिन वास्तव में वह 17 वर्ष का था और उसकी साधना पहले से ही प्रारंभिक हाओयिंग क्षेत्र में थी। ये परिणाम म्यू कियानयू के बराबर था। हालांकि एक 17 वर्षीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हाओयिंग क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था, वह आवश्यक रूप से संत रैंक की प्रतिभा नहीं थी। यद्यपि ऐसे लोग भी थे जिनकी युद्ध साधना प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देती थी, फिर भी वे अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति के संदर्भ में कमजोर हो सकते थे। इस प्रकार इन व्यक्तियों को संत स्तर की प्रतिभा नहीं माना जा सकता। म्यू कियानयू के पास 7वीं श्रेणी की अग्नि उत्पत्ति ऊर्जा समलन संगतता थी और साथ ही उसका रक्तवंश भी बहुत शुद्ध और समृद्ध वर्मिलियन बद था। अपनी उत्कृष्ट साधना पद्धति के संयोजन से वह संत रैंक प्रतिभा के रूप में अर्हता प्राप्त करने में सक्षम थी। जहां तक लेई मुंबई का प्रश्न है, यह निर्धारित करना असंभव था कि वह मजबूत था या कमजोर। झान युनजियान ने लेई मुंबई को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे याद आया कि जैसे ही भोज शुरू हुआ, झो शियाओलिंग किसी बात पर शरारती ढंग से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई दुष्ट रहस्य छुपा रखा हो। अब झान युनजियान को अंततः समझ आ गया कि यह सब क्या था। तो यह ऐसा ही है। झो जियाओलिंग इस आदमी के बारे में सोच रहा था। एक संत रैंक प्रतिभा। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय वास्तव में एक संत रैंक प्रतिभा को बढ़ाने में कामयाब रहा। झान युनजियान का चेहरा उतर गया। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय में पहले से ही झो शियाओलिंग और झो ली के रूप में 2 स्वामी थे। यदि उनमें भी संत स्तर की प्रतिभा होती। लिनमिंग मंच के नीचे बैठे हुए लेई मुबाई को गहराई से देख रहे थे। इस आदमी के शरीर से वह उसके भीतर छिपे हुए घने सच्चे सार और क्रूर आभा को महसूस करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो यह व्यक्ति कोई राक्षसी जानवर हो जो रसातल से निकल कर आया हो। यह आदमी बिल्कुल भी सरल नहीं है। लिनमिंग ने अपने दिल में फैसला सुनाया। इस लेई मुबाई ने उन्हें एक अथाह अनुभूति दी। मंच पर लेई मुबाई ने अपनी पीठ पर हाथ रखे हुए थे। उनका अपनी मुद्रा से हटने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने शोर शांत होने का इंतजार किया और फिर धीरे से कहा, डिवाइन फीनिक्स द्वीप के सभी वरिष्ठों से मैं 2 छोटे छोटे प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम यहाँ इस पर चर्चा कर सकते हैं। कौन से प्रस्ताव? बोलने वाला व्यक्ति म्यू युहुआन था। लेई मुबाई ने म्यू युहुआन को थोड़ा सा झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, पहला प्रस्ताव जो मैं रखना चाहता हूँ वह यह है कि मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी युवा वीर अभिजात वर्ग को चुनौती देना चाहता हूँ। इस वाक्य से दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी शिष्य पहले तो अचंभित रह गए। फिर एक साथ वे सभी क्रोध से भर उठे। दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी वीर कुलीनों को चुनौती दें। हालांकि लिनमिंग ने कुछ क्षण पहले ही ऐसा किया था, लेकिन उसे डीप अर्थ संप्रदाय के बुजुर्ग ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। डीप अर्थ सेक्ट के शिजोंगकुन ने मौखिक रूप से उसका मजाक उड़ाया था, इस लिनमिंग को ऐसा करना पड़ा, अन्यथा ये केवल उसकी गति को कमजोर कर देता। हालांकि किसी ने भी लेई मुबाई पर दबाव नहीं डाला था। इतना ही नहीं, लेई मुबाई की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता था कि वह कौन है। एक 17 वर्षीय व्यक्ति के लिए हाओयिंग क्षेत्र तक पहुंचना एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी, लेकिन किसी की साधना की गति आवश्यक रूप से उतनी ही अच्छी युद्ध शक्ति से संबंधित नहीं थी। दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी शिष्यों को खुलेआम चुनौती देना उनके पैर पर लात मारने के समान था। दिव्य फीनिक्स द्वीप के ये शिष्य इसे कैसे सहन कर सकते थे? ये लड़का मरना चाहता है।
वह खुद को क्या समझता है? वह मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी वीर कुलीनों को चुनौती देना चाहता है। अरे, वह अपने आप को क्या समझता है? क्या वह सोचता है कि वह जूनियर प्रशिक्षु भाईलिन है? यहाँ तक कि जूनियर प्रशिक्षु भाईलिन ने भी प्रत्यक्ष शिष्यों को चुनौती दी थी और मुख्य शिष्यों से लड़ाई नहीं की थी। यह आदमी बहुत घमंडी है। कनिष्ठ भाई प्रशिक्षु लिन को बस आना चाहिए और उसे एक झटके में खत्म कर देना चाहिए। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्य इस लेई मुबाई को डांट रहे थे जबकि वे गाली दे रहे थे। यहाँ तक कि पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों को भी विश्वास नहीं था कि लेई मुबाई ऐसा कर पाएंगे। भले ही उसकी साधना उच्च थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास ऐसी लड़ाकू शक्ति होगी जो स्वर्ग को चुनौती दे सके। भले ही उसकी ताकत संत रैंक की प्रतिभा तक पहुंच गई हो, फिर भी वह जरूरी नहीं कि जीत जाए। दिव्य फीनिक्स द्वीप में 10 से अधिक हाउटियन जूनियर थे। किसी और का उल्लेख नहीं करना, बल्कि सिर्फ म्यू डिंगशान, म्यू शियाओकिंग और लिन मिंग, ये 3 लोग लेई मुबाई को गंदगी खिलाने में सक्षम थे। वरिष्ठजनों, कृपया धैर्य रखें, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। जब लेई मुंबई मंच पर खड़े हुए तो वे पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराए। उनके शब्दों के बीच एक शांत, सच्चा सार तत्व छिपा हुआ था। एक क्षण में हाओयन राज्य से नीचे के सभी शिष्य प्रभावित हो गए और हंगामा शांत होने लगा। लिन मिंग थोड़ा स्तब्ध था, सीधे आत्मा बल को प्रभावित करना। यद्यपि ये प्रभावित शिष्य निम्न श्रेणी के शिष्य थे, तथापि इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक था। एक ही समय में इतने सारे शिष्यों को प्रभावित कर पाना सचमुच एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। ये सिर्फ इस तरह के आत्मिक बल में उतार चढ़ाव ने लिन मिंग को एक प्रकार का पूर्वानुभव, डीजा वू का एहसास कराया, मानो उसने इसे पहले भी महसूस किया हो। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे याद नहीं आया कि उसने ये कहाँ महसूस किया था। क्या उसे गलत अनुभूति हुई? लिन मिंग ने एक पल के लिए ध्यान से सोचा, लेकिन अंततः कुछ भी नहीं सोच पाया। वह इसे केवल संयोग या अपनी गलती ही मान सकते थे। आखिरकार कभी कभी दो लोगों के बीच समान आत्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव होता है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। ये बिल्कुल दो अजनबियों जैसा था जिनकी शक्लें एक जैसी थीं। मंच पर लेई मुंबई ने आगे कहा, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मेरा कोई बुरा इरादा था, बल्कि केवल एक चीज के लिए, और वह है अपनी ताकत और प्रतिभा को साबित करना। इसके साथ मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप में शादी का प्रस्ताव करना चाहूंगा। शादी का प्रस्ताव? लेई मुंबई के बोलने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। लिन मिंग भी अवाक रह गया। यह आदमी क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, यह मेरा दूसरा प्रस्ताव है। मेरा थंडरक्रेस्ट संप्रदाय दिव्य फीनिक्स द्वीप से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता है और आशा करता है कि हम मिलकर राक्षसी संप्रदाय का विरोध करने के लिए गठबंधन बना सकें। दिव्य फीनिक्स द्वीप पर विवाह का प्रस्ताव रखें, गठबंधन बनाएं और एक साथ राक्षसी संप्रदाय का विरोध करें। ऐसे महत्वपूर्ण शब्द केवल थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शीर्ष व्यक्तियों द्वारा ही कहे जा सकते थे, अन्य किसी में ऐसा करने की योग्यता नहीं थी। यू युहुआंग ने भौहें सिकोड़कर लेई जिंगटियन की ओर देखा। लेई जिंगटियन हंसा और फिर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, उच्च मास्टर युहुआंग, मुंबई मेरे थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का असीम दूत है और बैंगनी थंडर कमांड रखता है। वह जो शब्द कहता है वह मेरे थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। असीम दूत? यू युहुआंग की भौहें ऊपर उठ गईं। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के भीतर लिमिटलेस की उपाधि रखने वाला व्यक्ति संत रैंक की प्रतिभा वाला व्यक्ति था। सीमाहीन दूत दिव्य फीनिक्स द्वीप की संतति के बराबर था तथा उसे संप्रभु का पद भी प्राप्त हो सकता था। जहां तक पर्पल थंडर कमांड का प्रश्न है, वह महान अधिकार का प्रतीक था। इसके साथ कोई भी व्यक्ति बाहरी न्यायालय के बुजुर्गों को नियुक्त या बर्खास्त कर सकता था या आंतरिक न्यायालय के बुजुर्गों को आदेश दे सकता था। यदि लेई जिंगटियन के शब्द सत्य थे तो लेई मुंबई पहले से ही थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के भीतर एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति था। यदि ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता था तथा युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रतिभा को सिद्ध करना चाहता था, तो इस विवाह का उद्देश्य स्पष्ट था। तुम किससे शादी करना चाहते हो? यू युहुआंग ने सीधे मुद्दे पर पूछा। उसकी दोनों आंखें बर्फीली ठंडक के साथ चमक रही थीं, आक्रामक रूप से लेई मुंबई को घूर रही थीं। यदि कोई कमजोर इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति इन आंखों से देखे तो वह दिल से कमजोर महसूस करेगा और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि लेई मुंबई बेहद आश्वस्त दिख रहे थे। मुझे आशा है कि उच्च गुरु युहुआंग महारानी कियानयू का विवाह मुझसे करा देंगे। यदि ऐसा है तो थंडरक्रेस्ट संप्रदाय दक्षिण सागर दानव क्षेत्र का विरोध करने के लिए दिव्य फीनिक्स द्वीप की किसी भी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। जैसे ही लेई मुंबई ने बात की, कियानयू डर गया। क्या वह वास्तव में उससे शादी करना चाहता था? लेकिन जहां तक दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों का प्रश्न है, वे तो गर्म तेल के बर्तन के समान थे जिसे ठंडे पानी के एक टब में डाल दिया गया था। वे तुरंत ही क्रोध से भर गए। विशेषकर पुरुष शिष्यों के हृदय क्रोध से भड़क उठे। कियानयू डिवाइन फीनिक्स द्वीप की संत थी। इन शिष्यों के मन में वह किसी देवी से भिन्न नहीं थी। क्या आप कियानयू से पत्नी के रूप में विवाह करना चाहते हैं? यह एक अकल्पनीय कार्य था, क्योंकि इन पुरुष शिष्यों की नज़र में कियानयू एक पवित्र और अलंघनीय अस्तित्व था। अब कुछ लोग वास्तव में थंडरक्रेस्ट संप्रदाय से आए थे और उन्होंने अपने दिलों की देवी को खुलेआम अपवित्र करने का साहस किया। ये बर्दाश्त से बाहर था। यदि यह सार्वजनिक रूप से न होता तो ये सभी धार्मिक रूप से क्रोधित पुरुष शिष्य पहले ही लेई मुंबई की ओर दौड़ पड़ते और उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। तुम तो बस एक मेढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। महारानी संत से विवाह करें। आप पहले अपने आप को अच्छी तरह से क्यों नहीं देख लेते? आपके पास क्या योग्यता है? वह एक बेवकूफ़ है। जब उसने अपनी गड़गड़ाहट की कला को विकसित किया और अपना दिमाग जला लिया तो वह अवश्य ही पागल हो गया होगा और मंदबुद्धि बन गया होगा। बेवकूफ़ बच्चे, तुम्हारे बाल भी अभी पूरे नहीं बढ़े हैं। ऐसा कहना बंद करो जैसे कि यह एक सपना है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और घर चले जाओ।
इन दिव्य फीनिक्स द्वीप शिष्यों के तूफानी क्रोध की तुलना में लिन मिंग की प्रतिक्रिया बहुत अधिक शांत थी। म्यू कियानयू से शादी करो। इस प्रकार के विवाह प्रस्ताव के पीछे अवश्य ही कोई नापाक योजना छिपी हुई थी। या तो ये हितों का संयोजन था या अन्य कारण थे। संक्षेप में, यह असंभव था कि लेई मुबाई ने प्रेम या सुंदरता की इच्छा के कारण शादी करना चाहा और फिर थंडरक्रेस्ट संप्रदाय और दिव्य फीनिक्स द्वीप के बीच सहयोग की कीमत के रूप में म्यू कियानयू की शादी लेने का फैसला किया। लिन मिंग ने अवचेतन रूप से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी उंगलियां चटकने लगीं। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लेई मुबाई ने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा, लेकिन वह सिर्फ इतना जानता था कि वह मंच पर जाना चाहता था और लेई मुबाई के बेवकूफ चेहरे पर आई मुस्कान को फीका करना चाहता था। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों के मौखिक दुर्व्यवहार के बावजूद, जो लहरों की तरह था, लेई मुबाई फिर भी मुस्कुराए। सच तो यह है कि वह सबसे ज्यादा मू कियानयू और मू बिंगयुन दोनों को अपने हरम में लेना चाहता था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जुड़वां बहनों को अपनी पत्नी के रूप में पाकर कितना अच्छा लगेगा। वह तो परम आनंद था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि म्यू कियानयू और म्यू बिंगयुन दोनों का रक्त वंश संत जानवर का था। चाहे वह वर्मिलियन बर्ड वंश हो या ब्लू लुवान वंश, दोनों ही उसकी साधना के लिए बहुत लाभकारी होंगे। इतना ही नहीं, वह वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल और ब्लू लुवान एब्स्ट्रैक्ट फैंटम कोड का भी अध्ययन कर सकता था। ये खुशी का एक बड़ा कारण होगा। यदि वह सब कुछ प्राप्त कर सके तो ये सिर्फ एक भाग्यशाली अवसर नहीं होगा, बल्कि एक विशाल भाग्य होगा जो उसके हाथों में आ गया। जहां तक दिव्य फीनिक्स द्वीप की सहायता करने वाले थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का प्रश्न है, तो वह निश्चित रूप से उसे दरकिनार करने में सक्षम होगा। सबसे पहले, वह दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के खिलाफ एक अनाड़ी हमला शुरू करेगा और दिव्य फीनिक्स द्वीप को शांत करने के लिए कुछ लोगों को मार देगा। फिर एक बार जब वह म्यू कियानयू की कौमार्य प्राप्त करने में कामयाब हो गया, तो उसने थंडरक्रेस्ट संप्रदाय को अचानक विश्वासघात करने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह समय आएगा तो शायद दिव्य फीनिक्स द्वीप का दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के साथ युद्ध अपेक्षा से बहुत पहले ही समाप्त हो जाएगा। एकमात्र अफसोस की बात यह होगी कि वह म्यू बिंगयुन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। जब दिव्य फीनिक्स द्वीप उसके हाथों टूट गया तो म्यू बिंगयुन ने संभवतः मृत्यु को प्राथमिकता दी होगी। ये कितनी दुख की बात है कि उसकी सुंदर देह के साथ साथ उसका वंश भी नष्ट हो जाएगा। जैसे ही लेई मुबाई ने इस खेदजनक भविष्य के बारे में सोचा, वह मुस्कुराया और म्यू बिंगयुन की ओर देखा और अपने दिल में उभरी लालची इच्छाओं को ढक लिया। तुम कियानयू से शादी करना चाहते हो? मू युहुआंग ने लेई मुबाई को देखकर मुस्कुराया। हाँ, मैं हाई मास्टर से मदद मांगता हूँ। सपने देखते रहो। लेई मुबाई ने अभी अपना भाषण समाप्त भी नहीं किया था कि तभी म्यू युहुआंग की गर्जनापूर्ण आवाज ने उसे हिंसक रूप से बाधित कर दिया। लेई मुबाई की मुस्कान कठोर हो गई। उनकी राय में उन्होंने जो स्थितियां रखी थीं, वे पहले से ही बहुत अच्छी थीं। डिवाइन फीनिक्स द्वीप वर्तमान में बहुत ही खतरनाक स्थिति में था, यहाँ तक कहा जा सकता है कि वे विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे थे। चतुर्थ श्रेणी के संप्रदाय के समर्थन के बदले में एक साध्वी से विवाह करना पूरी तरह से उचित बात लगती थी। इसके अलावा यह विवाह था, ऐसा नहीं कि वह अपना शरीर बेच रही थी। अपनी स्थिति, रूप और शक्ति के साथ वह पूरी तरह से म्यू कियानयू के योग्य था। उससे शादी करना किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं होगा। गुरु पूर्वज युहुआंग ऐसा क्यों कहते हैं? म्यू युहुआंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी। ये बूढ़ी औरत तुम्हारे जैसे घृणित, कामुक महिला प्रेमी के साथ बहस करने के लिए अनिच्छुक है। यदि आप मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी जूनियर्स को चुनौती देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कियानयू से शादी करना चाहते हैं तो सपने देखते रहें। लेई मुबाई का पीला रंग बहुत बदसूरत था। इस स्थिति में उन्हें वास्तव में घृणित, कामुक, महिला प्रेमी कहकर धिक्कारा गया। ये वास्तव में शर्मनाक था। वह अनिच्छा से अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने में कामयाब रहा तथा अपने दिल में उबलते गुस्से को दबाता रहा। वह म्यू फैंगक्सियन की ओर देखने के लिए मुड़ा। आखिरकार ये बुरा आदमी अभी भी दिव्य फीनिक्स द्वीप का सर्वोच्च अधिकारी था। लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसने देखा कि म्यू फैंगशियन की आंखें आधी बंद थीं, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी जैसे वह स्वप्न में सो रही हो। लेई मुबाई का पीला चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उच्च गुरु युहुआंग, कृपया अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दें। यदि आप दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक रूप से ऐसी अविवेकपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा, यदि आप पंचतत्व क्षेत्र और दिव्य फीनिक्स द्वीप के बीच गठबंधन को प्रभावित करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप पंचतत्व क्षेत्र और दिव्य फीनिक्स द्वीप के बीच गठबंधन को प्रभावित करते हैं तो आपको इसका पछतावा हो सकता है। क्या आप इस बूढ़ी औरत को धमका रहे हैं? हे, हा। म्यू युहुआंग ने अचानक मेज पर अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। एक चरमराहट की आवाज के साथ जिस भोज मेज पर उसने थप्पड़ मारा था वह पूरी तरह से चूर्ण में बदल गई। यहाँ तक कि जैड के कटोरे और बर्तन भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। छोटे अज्ञानी लड़के, क्या तुम विश्वास करते हो कि यह बूढ़ी औरत तुम्हें एक ही हाथ से थप्पड़ मारकर मार नहीं डालेगी? क्या आप सोचते हैं कि पंचतत्व क्षेत्र और मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप के बीच गठबंधन वास्तव में आप जैसे कनिष्ठ द्वारा इतनी आसानी से किया जा सकता है? क्या मजाक? यदि लेई जिंगटियन का वास्तव में यही इरादा होता तो उसने मेरे रास्ते में इतनी सारी बेवकूफ़ी भरी बाधाएं खड़ी नहीं की होती, हर मोड़ पर मुझे रोकने की कोशिश नहीं की होती। क्या आपको लगता है कि यह बूढ़ी औरत एक नाक बहने वाले 3 साल के बच्चे की तरह बोली है? शुरू में आपका ये गठबंधन बनाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इस बूढ़ी महिला को आपसे कुछ भी मांगने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरा दिव्य फीनिक्स द्वीप नष्ट हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारे संप्रदाय से मदद नहीं मिलेगी? यदि आप मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप के वीरकुलीनों को चुनौती देना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और जितना चाहें लड़ें, लेकिन मेरे सामने इतनी मूर्खतापूर्ण बकवास न करें। ज़ियाओ किंग, अपना कदम उठाओ।
म्यू युहुआंग के तीव्र प्रत्युत्तरों की श्रृंखला ने लेई मोबाई को झकझोर दिया, जिससे उसका चेहरा राख जैसा हो गया। यहाँ तक कि लेई जिंगटियन भी हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि म्यू युहुआंग की इतनी कठोर और हिंसक प्रतिक्रिया होगी। लेई जिंगटियन ने ठंडी सांस ली और कहा, म्यू युहुआंग, मैंने आपको 3 बार सम्मान दिया और फिर भी आप सभी शिष्टाचार को नजरअंदाज करते हैं और कमजोरों को धमकाते हैं। म्यू युहुआंग ने व्यंग्य किया। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें परेशान करूंगा और तुम इस बारे में क्या कर सकते हो? कई दिनों से तुम इस बूढ़ी औरत के सामने अपनी मूर्खतापूर्ण कर दिखा रहे हो, बार बार व्यंग्यात्मक लहजे में उसका उपहास उड़ा रहे हो और यहाँ तक कि उस रिश्ते को भी नष्ट कर रहे हो जिसका प्रस्ताव इस बूढ़ी औरत ने रखा था। दोस्तों और मेहमानों के लिए ये बूढ़ी औरत विनम्र है, लेकिन तुम्हारे जैसे सस्ते कुतिया के लिए ये बूढ़ी औरत केवल तुम्हारे चेहरे पर थूकना चाहती है। म्यू युहुआंग के बोलने के बाद वहां पूर्ण शांति छा गई, यहाँ तक कि पूरे भोज स्थल में पिन के गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। दिव्य फीनिक्स द्वीप का हर शिष्य अचंभित रह गया था। ये लेई जिंगटियन था, थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का शासक। अपने पैरों के एक झटके से ही वह पंचतत्व क्षेत्र में लहरें उठने का कारण बन सकता था। फिर भी इस तरह के एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान म्यू युहुआंग ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें एक सस्ता छोटा सा आदमी कहा। आप लेई जिंगटियन क्रोध से कांप उठा। सही कहा म्यू युहुआंग, ये बूढ़ा आदमी। लेई जिंगटियन भी कई निर्दयी शब्द उगलना चाहता था, लेकिन जब उसने म्यू फैंशियान को देखा जो म्यू युहुआंग के पास बैठा था, तो उसने खुद को रोक लिया। उसके शब्द गले में ही रुक गए। उसने अपनी लार निगल ली और ऐसे हौंफने लगा जैसे उसकी सांस फूल रही हो। लेई मोबाई का चेहरा इस हद तक खराब हो गया था कि उससे लगभग पानी टपक रहा था। चूंकि उच्च गुरु युहुआंग ने कहा है तो ऐसा ही होने दो। फिर भी मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी युवा वीर कुलीनों से सलाह मांगता हूँ। चूंकि हाई मास्टर इतने आत्मविश्वासी लगते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं अकेले ही दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी शिष्यों को हरा सकता हूँ तो फिर क्या होगा? लेई मोबाई का चेहरा इस हद तक खराब हो गया था कि उससे लगभग पानी टपक रहा था। चूंकि उच्च गुरु युहुआंग ने कहा है तो ऐसा ही होने दो। फिर भी मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी युवा वीर कुलीनों से सलाह मांगता हूँ। चूंकि हाई मास्टर इतने आत्मविश्वासी लगते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं अकेले ही दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी शिष्यों को हरा सकता हूँ तो फिर क्या होगा? लेई मोबाई के शब्द स्पष्ट रूप से उसे कार्य करने की चुनौती दे रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि म्यू युहुआंग का व्यक्तित्व बहुत कठोर और अडिग है, जो हार नहीं मानेगी, इसलिए वह उसे केवल इस तरह से ही उकसा सकता है। आप मुझे उकसाना चाहते हैं ताकि मैं किसी तरह कियानयू की शादी के मामले को आपके साथ जुए की तरह ले जाऊं। लेई मोबाई ने शांति से म्यू युहुआंग को देखा, यह विचार उसके दिल में स्पष्ट रूप से था। म्यू युहुआंग 2 बार उदास होकर हंसा। अचानक उसकी पतली भौहें ऊपर उठ गईं और उसके पूरे शरीर की आभा फूट पड़ी। पलक झपकते ही उसके चारों ओर आग का एक लाल रंग का छल्ला फूट पड़ा। यह अग्नि मूल ऊर्जा से संघनित अग्नि की भयावह शक्ति थी। आग का वह गोला तुरंत ही भोज में उपस्थित समस्त श्रोतागण में फैल गया। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और एक भी बर्तन आधा नहीं टूटा, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों को ऐसा भयानक दबाव महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ की चोटी उन पर टूटकर गिर रही हो। विशेषकर लेई मुंबई, जिसने इस क्रूर आभा का दंश झेला, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंगों पर किसी हथौड़े से प्रहार किया गया हो और वह कई कदम पीछे हट गया। उसके पैर फर्श पर डैंग 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 की आवाज के साथ टकरा रहे थे। म्यू युहुआंग की आवाज में रोंगटे खड़े हो गए। अपने दिल से इस विचार को छोड़ दो। इस बूढ़ी महिला को जुए में दांव लगाने में कभी किसी का डर नहीं रहा, लेकिन ये बूढ़ी औरत भी कियानयू की शादी को जुए के दांव के रूप में नहीं लेगी। यदि आप किसी और चीज पर दांव लगाना चाहते हैं तो ये बूढ़ी औरत आपके साथ आएगी। जैसे ही म्यू युहुआंग बोल रही थी, म्यू कियानयू धीरे धीरे उसके पीछे चली गई। म्यू युहुआंग के बालों को देख रही थी जो लंबे समय से चांदी के हो गए थे, और उसने अपने होठों को भींच लिया। म्यू कियानयू ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि म्यू युहुआंग ने अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं की थी और उसके पहले कभी बच्चे भी नहीं थे। वह जानती थी कि म्यू युहुआंग ने उसे अपनी सगी बेटी के रूप में देखा था। वहां का माहौल तनावपूर्ण था, मानो किसी भी क्षण वहां विस्फोट हो सकता है। लेई मुबाई ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर उबलते असली सार को दबाया जो म्यू युहुआंग की भयानक आभा से बढ़ गया था। मुझे किसी और चीज पर दांव लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चूंकि हाई मास्टर की इसमें रुचि नहीं है तो ये भी ठीक है। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के असीम दूत के रूप में अपनी स्थिति के साथ मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी वीर अभिजात वर्ग को चुनौती देता हूँ। लेई मुबाई के शब्द अहंकार और अवमानना से भरे हुए थे। दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के संत पुत्र और 5वीं श्रेणी के संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभावान होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों को नीची दृष्टि से देखता था। मैं विवाह की इस पद्धति का उपयोग म्यू कियानयू के कौमार्य को छीनने के लिए करना चाहता था और फिर इस अवसर का उपयोग थंडरक्रेस्ट संप्रदाय द्वारा दिव्य फीनिक्स द्वीप को धोखा देने के लिए करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बूढ़ी म्यू युहुआंग ने किस तरह का नशा किया था कि उसने तुरंत मुझ पर एक कामुक महिला प्रेमी का लेबल लगा दिया और मुझे अस्वीकार करने से पहले इस मामले पर विचार भी नहीं किया। क्या वह चाहती है कि म्यू कियानयू का अंत भी उसके जैसा हो और वह अपने जीवन काल में कभी शादी न करे? क्या इस बूढ़ी औरत को मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ लग गई है? लेई मुबाई ने यह सोचा और उसका दिल उसी समय भारी हो गया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, यह असंभव है। अपने व्यक्तित्व से अगर वह सचमुच मुझे पहचानती तो शायद मुझे यहीं कैद कर लेती। इतना ही नहीं, मेरे शरीर में कोई दोष भी नहीं है। क्या ये सिर्फ उसका अंतर्ज्ञान था जिसने उसे बताया कि मेरे दिमाग में कोई और योजना है और इसलिए उसने मुझे साफ मना कर दिया? लेई मुबाई ने अपने दांत पीस लिए, अपने दिल में यह इच्छा करते हुए कि वह म्यू युहुआंग को टुकड़ों में फाड़ सकता। चूंकि मैं म्यू कियानयू का कौमार्य नहीं ले सकता, इसलिए मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी प्रमुख शिष्यों को बर्बाद कर दूंगा।
चूंकि मैंने अद्वितीय सम्राट बनने का निश्चय कर लिया है, इसलिए मुझे उस शिखर तक पहुंचने के लिए असंख्य प्रतिभावान लोगों की लाशों पर से कदम रखना होगा। मैं उनका आत्मविश्वास चकनाचूर कर दूंगा और इस अनुभव को अपने दिल में अंकित कर लूंगा। म्यू युआंग, चूंकि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया है, इसलिए मैं तुम्हारे शिष्यों का मनोबल तोड़ दूंगा ताकि उनके लिए रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र में कदम रखना कठिन हो जाए। ये वह बदला है जो मैं आज आपके द्वारा मेरे खिलाफ किए गए अपमान का लूंगा। ये सोचते हुए लेई मुबाई ने म्यू शियाओकिंग को देखा। उसके मुंह के कोने एक नापाक मुस्कान में मुड़ गए। सबसे पहले वह इस लड़की से शुरुआत करेगा। यह अफसोस की बात है कि उसके शरीर में ब्लू लुवान रक्त बहुत पतला था, अन्यथा उसका स्वाद लेना बहुत स्वादिष्ट होता। म्यू जियाओकिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा लेई मुबाई किसी ठंडे और खतरनाक सांप से अलग नहीं था। उसकी आंखें आक्रामकता से भरी हुई थीं। उसने अपनी तलवार लहराते हुए ठंडे स्वर में कहा, अपना हथियार निकालो। हथियार। लेई मुबाई ने अपनी दोनों बाहें पीठ के पीछे बांध लीं और अत्यंत तिरस्कार के साथ बोला, तुम जैसों से निपटने के लिए मुझे अपने हथियार की जरूरत नहीं है। यदि तुम मेरी 5 चालों के सामने टिक सके तो मैं इसे तुम्हारी जीत मानूंगा। क्या? म्यू शियाओकिंग की पतली भौहें ऊपर उठ गईं। उसके दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। केवल म्यू शियाओकिंग ही नहीं, बल्कि दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी शिष्य नाराज थे। ये लेई मुबाई तो बहुत घमंडी था। ये सभी शब्द दूसरे पक्ष को अपमानित करने के लिए कहे गए थे। सामान्यतः जब अन्य मार्शल कलाकार आपस में लड़ते हैं तो भले ही उन्हें पता हो कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनसे कहीं अधिक हीन है, फिर भी वे अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करते हैं। लेकिन ये शब्द स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को शर्मिंदा करने और उनके आत्मविश्वास पर हमला करने के लिए कहे गए थे। तुम बहुत घिनौने हो। म्यू शियाओकिंग ने अपने दांत पीस लिए। उसे पहले कब इस तरह अपमानित किया गया था? लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया। चूंकि लेई मुबाई ने पहले ही ऐसे शब्द कह दिए थे, इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी, और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक हिंसक और हताशाजनक तरीके से जारी रहेगी। म्यू शियाओकिंग को अन्यथा मनाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस तरह अपमानित हुई और इस दुर्भाग्यपूर्ण शर्म को निगलते हुए पीछे हटने का फैसला किया तो परिणाम करारी हार से भी बदतर होगा। जियाओकिंग, लेई मुबाई एक संत रैंक की प्रतिभा है। यदि आप में उससे निपटने की क्षमता नहीं है तो अभी हार मान लीजिए। म्यू युहुआन को डर था कि म्यू शियाओकिंग को कुछ पूरी तरह से तर्कहीन करने के लिए उकसाया जाएगा, इसलिए उसने उसे एक सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ चेतावनी दी। संत स्तर की प्रतिभा। म्यू जियाओकिंग हौंफने लगा। सच तो यह था कि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। यदि लेई मुबाई ने निर्दयी शब्द बोलने का साहस किया था तो उसे अपनी ताकत पर भरोसा क्यों नहीं था? लेकिन अंदर ही अंदर वह एक अडिग स्वभाव की थी जो हार मानने का कोई इरादा नहीं रखती थी। तो क्या हुआ अगर आप संत रैंक की प्रतिभा हैं? भले ही मैं तुमसे कमजोर हूं, फिर भी मैं तुम्हें अपना हथियार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दूंगा। कम से कम अगर मैं हार भी जाऊं तो मैं तुम्हें 5 चालों में मुझे हराने नहीं दूंगी। म्यू शियाओकिंग ने अपने शरीर में सच्चे सार को चरम सीमा तक उत्तेजित किया। ब्लू लुवान एब्स्ट्रैक्ट फैंटम कोड को घुमाया। यद्यपि वह क्रोधित थी, फिर भी उसने अपना साहस नहीं खोया और अपना धैर्य नहीं खोया। यदि वह उस पर हिंसक हमला करती तो वह और भी जल्दी पराजित हो जाती। हे, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी बेकार है। लेई मुबाई ने अपने हाथों को एक साथ इकट्ठा किया और बिजली की लाल चाप उसके हाथों में एक सुंदर जीवित आत्मा की तरह चमक उठी। हवा में एक हल्की सी चटकने की आवाज गूंज रही थी। बिजली की ये लाल चमकें हल्की सी रक्त की आभा बिखेर रही थीं। लाल बिजली। ये पहली बार था जब लिन मिंग ने इस रंग की बिजली देखी थी। जैसे जैसे लाल प्रकाश अधिक चमकीला होने लगा और अधिक चमकदार होता गया, लेई मुबाई के हाथों में बिजली का झोंका रक्त के तैरते हुए धब्बे में बदल गया। थंडर सोल। ये वास्तव में एक पृथ्वी चरण थंडर सोल है। थंडर क्रेस्ट संप्रदाय का एक शिष्य स्तब्ध होकर चिल्लाया। यहां तक कि जो ली भी दंग रह गया। उसके शरीर में एक थंडर सोल था, लेकिन वह एक उच्च श्रेणी का मानव चरण थंडर सोल था। फिर भी उसके थंडर क्रेस्ट संप्रदाय ने उसे अपने अवशोषण को पूरा करने में सहायता करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। म्यू कियानयू ने हल्की सांस छोड़ी। ये वास्तव में रक्त शमन करने वाला दानव वज्र था। किंवदंतियों में कई प्राचीन युद्ध क्षेत्रों का उल्लेख है जहां अनगिनत शक्तिशाली हथियार आकाश से गिरे, जिससे एक अंधकार में और अशुभ भूमि का निर्माण हुआ। ये युद्ध क्षेत्र ऐसे स्थान थे जहां तीव्र गड़गड़ाहट होती थी। हजारों साल बीतने के बाद अनगिनत शक्तियों के रक्तसार को अवशोषित करने से एक थंडर आत्मा पैदा होगी। इस प्रकार यह रक्त बुझाने वाला दानव थंडर बन जाएगा। रक्त शमन करने वाला दानव थंडर किसी भी शत्रु के रक्तसार को निगल सकता था और उसे अपने लिए प्रयोग कर सकता था। यह अत्यंत दुष्ट और शैतानी प्रकार की गड़गड़ाहट थी। इतना ही नहीं, यह एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण वाला थंडर सोल था। ये लिन मिंग के पर्पल फ्लड ड्रैगन डिवाइन थंडर के बराबर था। ऐसा ग्रेड कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक गैर मध्य जियानिटियन क्षेत्र का मास्टर अवशोषित कर पाता। यहां तक कि यदि एक बड़ा संप्रदाय सभी प्रकार की अनुपूरक सामग्रियों का उपयोग करता है और सभी प्रकार की सुविधाएं और सहायता प्रदान करता है, तो भी एक बड़ी कीमत चुकाकर अधिक से अधिक वे एक प्रारंभिक जियानिटियन मास्टर को इसे अवशोषित करने में सहायता करने में सक्षम होंगे। लेकिन अब ये वास्तव में इस लेई मुबाई द्वारा अवशोषित किया गया था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि लेई मुबाई के पास शुरुआती जियानिटियन मास्टर के बराबर ताकत थी, लेकिन इसका मतलब यह था कि बिजली की प्रतिभा के पहलू में यह संभव था कि वह एक अद्वितीय राक्षसी प्रतिभा थी। स्वाभाविक रूप से ये लिन मिंग की तुलना में कहीं अधिक बुरा था, जिसने अस्थि निर्माण के चरम पर साधना के साथ बैंगनी बार ड्रैगन दिव्य थंडर को अवशोषित कर लिया था। लेई मुबाई ने प्रारंभिक हाउटियन क्षेत्र में इस रक्त बुझाने वाले दानव थंडर को अवशोषित कर लिया था। ये तथ्य म्यू कियानयू के दिल में उठे सदमे को कुछ हद तक कम करने के लिए पर्याप्त था। म्यू युहुआन की आवाज भारी थी, इसलिए मुंबई में पहले से ही एक अद्वितीय सम्राट बनने की प्रतिभा है।
जब तक वह अपने चारों ओर भाग्य को इकट्ठा कर सकता है, वह अब से 100 साल बाद एक अद्वितीय सम्राट बन जाएगा। अद्वितीय सम्राट बनने के लिए प्रतिभा और भाग्य दोनों ही अपरिहार्य थे। म्यू युहुआन का मानना था कि लिन मिंग के पास एक अद्वितीय सम्राट बनने की बड़ी आशा थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसके शरीर पर एक महान भाग्य देखा था। जहां तक इस लेई मुबाई का प्रश्न है, उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली पर्याप्त प्रतिभा थी, बस उसके पास पर्याप्त महान भाग्य की कमी थी। माननीय मास्टर, अगर वह वास्तव में रक्त बुझाने वाला दानव थंडर है, तो जियाओ किंग खतरे में होगा। यदि कुछ गलत हो जाए तो उसके भीतर अदृश्य चोटें रह जाएंगी, जिससे उसकी भावी साधना प्रभावित होगी। रक्त शमन करने वाला दानव थंडर किसी भी मार्शल कलाकार के रक्तसार को निगल सकता था, लेकिन एक बार रक्तसार खो जाने के बाद इस नुकसान से उबरना बहुत मुश्किल था। यदि इसमें थोड़ी भी कमी रह जाए तो इसका असर भविष्य की उपलब्धियों पर पड़ेगा। म्यू युहुआन की भौहें हिल गईं। रक्त शमन करने वाले दानव थंडर के विरुद्ध ये स्वाभाविक रूप से एक खतरनाक स्थिति थी, लेकिन अगर म्यू जियाओकिंग बिना लड़े पीछे हट जाती तो इससे म्यू जियाओकिंग के दिल में भी एक बुरी आत्मा पैदा हो जाती। उसके लिए इस बाधा को पार करना बेहद मुश्किल हो जाता। इतना ही नहीं, बल्कि लेई मुबाई म्यू शियाओकिंग से छोटा था और उसकी साधना केवल प्रारंभिक हाओयिंग क्षेत्र में थी, जबकि म्यू शियाओकिंग प्रारंभिक हाओयिंग क्षेत्र के शिखर पर था। म्यू शियाओकिंग उम्र और साधना में उनसे आगे निकल गए। यदि उसे अपमानित किया गया और उसने प्रतिरोध नहीं किया, तो इस प्रकार का अपमान एक मार्शल कलाकार के मार्शल आर्ट के दिल पर एक घातक आघात बन जाएगा। चौक में लेई मुबाई का रक्त शमन करने वाला दानव थंडर उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। ये बिल्कुल एक विषैले सांप की तरह था जो एक आदमी के चारों ओर लिपटा हुआ था। पहला कदम उठाओ, ब्लड थंडर क्लॉ। लेई मुबाई अचानक आगे बढ़ा। उसके हाथ के चारों ओर की लाल रोशनी एक विशाल पंजे में परिवर्तित हो गई। उसके हाथों की लाल रोशनी तेजी से बाहर निकली और एक विशाल खूनी पंजे में बदल गई, जिसने म्यू शियाओकिंग को जकड़ लिया। खूनी पंजा तो करीब भी नहीं था, लेकिन म्यू शियाओकिंग ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर रक्तसार एक खिंचाव बल का अनुभव कर रहा था, जिससे उसके असली सार में अशांति पैदा हो रही थी। इस स्थिति में लेई मुबाई ने म्यू शियाओकिंग के रक्तसार को खुलेआम निगलने की हिम्मत नहीं की। उस बूढ़ी महिला युहुआन के पीछे उसकी रक्षा करते हुए उसे ये सब छोड़ देना पड़ा। फिर भी वह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। पंजा उड़ गया और अपने साथ गड़गड़ाहट की ध्वनि भी लाया। म्यू शियाओकिंग ने अपने होठों को काटा और उसके हाथों में नीली तलवार से एक गहरी और जीवंत नीली रोशनी फूट पड़ी। म्यू शियाओकिंग के पीछे एक बर्फीले कमल का प्रेत प्रकट हुआ। बर्फीले कमल का फूल खिलना शुरू हो गया। नीली कमल तलवार, घूमता हुआ नीला कमल का फूल लेई मुबाई के लाल खूनी पंजे से टकराया और एक शानदार रोशनी चमक उठी जो बेहद खूबसूरत थी। असंख्य नीले बर्फ के क्रिस्टल आकाशीय सुंदरियों द्वारा हवा में बिखरे फूलों की तरह थे, जिनके चारों ओर बिजली की लाल किरणें उड़ रही थीं। सच्चा सार उमड़ पड़ा। रक्त की जीवन शक्ति गिर गई। चारों ओर भयंकर ठंडी हवा चलने लगी और तुरंत ही जमीन पर बर्फ की एक परत जम गई। हालांकि ये सभी बर्फ के क्रिस्टल एक अजीब रक्त लाल रंग से लेपित थे, जैसे कि वे उत्तम लाल क्रिस्टल हों। जिस क्षण वास्तविक सार की आघात तरंग लिन मिंग के ऊपर से गुजरी, उसका दिल कांप उठा। ये फिर से वही भावना है। लिन मिंग ने इस सच्चे सार शॉकवेव के भीतर एक बहुत ही परिचित आत्मा में उतार चढ़ाव महसूस किया। जिस समय लेई मुबाई मंच पर गए तो उन्हें भी एक बार ऐसा महसूस हुआ। उसने सोचा कि उसने गलत अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब उसे एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ। इसका कारण क्या था? लिन मिंग चिंतित था। उसका दिल सशंकित था।